जय हिंद प्यारे साथियों, आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। मैं मिस्टर कुमार स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, यह जो पॉलिटी की आपकी क्लास चल रही है, जी हाँ, आपने सही सुना। जो आपकी पॉलिटी की क्लास चल रही है, अब तक हमने पॉलिटी में कई ऐसे टॉपिकों पर जर्नी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हमने देख लिया है और एक ओवरऑल 360 डिग्री पहले उन एमसीक्यू को देख लिया है। आज की क्लासेस में हम जो क्वेश्चन आपसे चर्चा करने जा रहे हैं, अगर हम उन क्वेश्चनों की बात कर लें तो आई होप आपको ये चीज़ें बहुत ही सामान्य रूप से क्या होंगी, विजिबल हो जाएंगी। आज जो चैप्टर आता है द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसको देखेंगे, मतलब कि भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या हैं। मैं आपको एक मिनट आपका लेना चाहूँगा, क्योंकि समय बड़ा कीमती है, परंतु 1 मिनट लेना बहुत ज़रूरी है। आप अगर एजुकेशन बायर सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको न केवल पॉलिटी के बल्कि इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक व इन सब के अलावा अन्य PYQ आपको दे रहा है, चाहे वो UPSC को हो चाहे स्टेट PCS को। और यदि आप ऑलरेडी पहले से एजुकेशन बायर परिवार के सदस्य हैं तो आपका भी तहे दिल से स्वागत है। परंतु स्टूडेंट्स, आपका जो कमेंट्स है, जो लाइक है, जो सब्सक्रिप्शन है, हमें वो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है, हमें मोटिवेट करता है। हमें उससे एक ओवरव्यू मिलता है कि स्टूडेंट्स किस तरीके से उनको कंटेंट पसंद आ रहा है कि नहीं, क्योंकि आपका लाइक, आपका कमेंट्स, आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है और ये ताकत आप कम ना होने दें। क्योंकि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे, लाइक होंगे, कमेंट्स होंगे, इतना ये वीडियो लोगों तक पहुंचेगा। अर्निंग का मूल उद्देश्य नहीं है मेरा, मूल उद्देश्य है कि जिन स्टूडेंट्स ने, चाहे वो पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमी हो, ज्योग्राफी हो, साइंस एंड टेक हो, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट हो, उन्होंने रिवीजन कर लिया है, पढ़ लिया है, एडवांस पढ़ लिया है, बेसिक क्लियर हो गया है, परंतु प्रैक्टिस कैसे करें, MCQ नहीं मिल पा रहे हैं, और उनके साथ साथ MCQ और टेस्ट सीरीज में उनके जो नंबर हैं वो बहुत कम जा रहे हैं। तो उन्हीं नंबरों को ऊपर उठाने का काम करेंगे और हम MCQ वेश आपका रिवीजन भी करने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, हम MCQ वेश आपका रिवीजन करेंगे, ठीक है। और एक आपको अच्छी गाइडेंस देंगे कि आपको विशेष रूप से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो आई होप आपको चीज़ें ऑडिबल और विजिबल हो रही होंगी। ये भारतीय संसद है, जो नई पार्लियामेंट है, उसका ये एक फ़ोटो हमने लिया है, चित्र लिया है। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स साइलेंस एंड फ्यूचर, मतलब कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ और उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हुई। ये क्लास आप देखोगे 2 से 2.5 घंटे की होगी, जिसमें लगभग हम 100 के आसपास क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन लेने का प्रयास करते हैं। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें, और यदि आपको नहीं पसंद आता है, कंटेंट गलत आता है आपकी दृष्टिकोण से, तो इसको डिसलाइक करें और अनसब्सक्राइब भी करें, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? ऑप्शन नंबर A 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, B 2 वर्ष 8 माह 12 दिन, C 1 वर्ष 2 माह 12 दिन, D 3 वर्ष 1 माह 4 दिन। वीडियो को पॉज करें स्टूडेंट्स और इसका करेक्ट आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताने का प्रयास करें, ठीक है। आइए, आई होप आपने इसका राइट आंसर बताया होगा। चलिए अब देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या है। देखिए सर, आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान सभा को कितना समय लगा था जब संविधान बनाने में, तो आप देखोगे ऑप्शन नंबर A हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन भारतीय संविधान सभा को लगे, जिस दौरान कुल आप देखोगे 11 बैठकें हुई थी। कितनी बैठकें हुई थी? आप देखोगे जो बैठक हुई थी वो कितनी हुई थी? 11 हुई थी। पहली बैठक आप देखते हैं 9 दिसंबर को हुई थी, दूसरी 11 दिसंबर को हुई थी और तीसरी 13 दिसंबर को हुई थी।
अंतिम जो बैठक हुई थी आप देखोगे 24 जनवरी कब हुई थी? 24 जनवरी को आप देखोगे 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी और 26 जनवरी 1950 को आप देखोगे भारतीय संविधान को क्या कर लिया गया? हमने आत्मपरित और आत्मसमर्पित कर लिया, हमने स्वयं उसको लागू कर लिया। संविधान सभा को आप देखोगे जो निर्माता थे संविधान सभा में, उन्होंने लगभग 60 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन किया था। कितना किया था स्टूडेंट्स? 60 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन किया था, जिसमें संविधान की जो सभा के सलाहकार थे VN राव, क्या नाम था उनका? VN राव। उन्होंने लगभग आप देखोगे 8 से 9 देशों का संविधान पढ़ा। ड्राफ्ट कमेटी के जो चेयरपर्सन थे डॉक्टर VR अम्बेडकर, DR इनको कहते हैं अम्बेडकर, इन्होंने भी 5 से 6 देशों का संविधान पढ़ा और एक ड्राफ्ट तैयार करने का प्रयास करा। लगभग इस पर आप देखोगे इसके अवलोकन को सिद्ध करने हेतु 114 दिन की चर्चा चली थी। 114 दिनों की आप देखोगे क्या चली थी स्टूडेंट्स? यहाँ पर चर्चा चली थी। यहाँ तक चीज़ें आई होप मुझे लगता है कि क्लियर हो गई होंगी। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, परंतु UPSC, स्टेट PCS व अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन UPSC और स्टेट PCS व अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, और इनको कंपाइल किया गया है, ठीक है, जो आपके लिए लाए गए हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? ये कह रहे हैं कि भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर, B 26 जनवरी, C 26 दिसंबर और D 15 अगस्त। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताने का प्रयास करें कब मनाया जाता है। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर बताया होगा। आइए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप देखोगे 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना, 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था, रेडी हो गया था, बस उसको अपनाना बाकी था। भारतीय संविधान सभा ने 26 नवंबर के दिन को क्यों रखा गया? क्योंकि इसको संविधान दिवस के रूप में एक्सेप्ट करने का प्रयास किया गया और इसका उद्देश्य वही आप देखोगे जो लाहौर अधिवेशन था उसका ये उद्देश्य रखा गया। वर्ष 1929 का आप देखोगे अधिवेशन कांग्रेस का था और उसी अधिवेशन को ध्यान में रख कर के इसको लाया गया और वो 26 जनवरी का दिन था, इसीलिए हमने वेट किया 26 नवंबर और 1950 तक आते आते 26 जनवरी तक, ठीक है। और तभी से हमने, क्योंकि 26 नवंबर को जो अधिवेशन था कांग्रेस का, वहीं पर हमने रावी नदी के तट पर स्वाधीनता दिवस को मनाने का प्रण संकल्प लिया था और जब से इसको रखा गया। इन सब के अलावा अगर आप देख रहे हैं संविधान दिवस की जो शुरुआत हुई, तो इसकी शुरुआत हुई थी तत्कालीन सरकार 2015 में संविधान दिवस की स्वीकार आप देखोगे शुरू, और डॉक्टर VR अम्बेडकर को संविधान का निर्माता के रूप में सूचीबद्ध किया गया और इनकी डॉक्टर VR अम्बेडकर की 125वीं जयंती के शुभ अवसर पर आप देखोगे संविधान दिवस मनाने का प्रोविज़न तत्कालीन सरकार से किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर देखें आपसे पूछा गया यहाँ पर एक और ऑप्शन था 26 जनवरी, तो संविधान यहाँ पर अपनाया गया था 1950 में। 15 अगस्त को भारत देश आज़ाद हुआ और 26 दिसंबर को, ये ऐसी है तो बहुत बड़ी घटना, लेकिन आप देखोगे ये भी देखने के लिए आपको। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपने भी इसका राइट आंसर ही दिया होगा। देखिए अगले क्वेश्चन की बात कर लें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ये कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य को, जो आप देखोगे ड्राफ्ट कमेटी थी, प्रारूप समिति जिसको कहते हैं, उस संविधान सभा के सदस्यों को ऑप्शन नंबर ए ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया,
बी गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, सी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया और डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। वीडियो को पॉज कीजिएगा, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। आई होप आपने इसका राइट आंसर बताया होगा। आइए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है, जो ऑप्शन ए है वो कह रहे हैं कि ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया। जी नहीं, इसमें ब्रिटिश संसद के द्वारा इसको नामित नहीं किया गया था, क्योंकि संविधान सभा का जो गठन था वो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव से आगे लाने का प्रयास किया गया और इसमें गवर्नर जनरल भी आप देखोगे नामित नहीं किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा इनको चुना गया था, जो संविधान सभा के सदस्य हुआ करते थे, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रांत होते थे और जहां प्रत्येक विधानसभा को प्रत्येक समुदाय के सदस्यों के प्रतिनिधित्व को एकल आप देखोगे इनका चुनाव हुआ था, इलेक्टेड मेंबर थे और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से इनको मत प्रदान किया गया। और डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, अगर आपसे पूछे तो आप क्या जवाब दोगे? 29 अगस्त कब किया गया था? 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्ट कमेटी मतलब कि प्रारूप समिति को तैयार किया गया और इसके जो चेयरपर्सन अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर और इसमें जो टोटल मेंबर हुआ करते वो आप देखोगे 7 मेंबर थे। आप कमेंट्स करके बताइएगा, जो 7 मेंबर थे उनके नाम आप मुझे 5 नाम कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, ठीक है? 5 नाम कौन कौन से हैं जो इसके अंतर्गत थे। चलिए तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर सी था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है आपका जो पूछा जा रहा है आपसे। क्वेश्चन पूछा गया है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, ठीक है? अब ये छोटा आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। हम क्या करते हैं, ऑप्शंस बाद में देखेंगे, पहले क्वेश्चन देखने का प्रयास कर लेते हैं। इट्स क्लियर ये नो? तो चलिए पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या है और इसके ऑप्शंस कैसे बनते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 यहाँ पर दे के रखी है और सूची 2 यहाँ पर दे के रखी है। पहले में कह रहे हैं सूची 1 में भारत संविधान के कुछ लक्षण दे के रखे हैं और किस देश से उनको ग्रहित किया गया है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। जैसे ए में कह रहे हैं मूल अधिकार, बी में संसदीय शासन प्रणाली और सी में आपातकाल उपबंध और डी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 1 में कह रहे हैं यूके से, 2 में कहा गया संयुक्त राज्य अमेरिका, 3 में आयरलैंड और 4 में जर्मनी और 5 में कनाडा। अब देखो यहाँ पर कई स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर यहाँ पर तो 4 ही ऑप्शन हैं ABCD, परंतु यहाँ पर जो अंक हैं आप देखोगे देशों के नाम 5 दे के रखे हैं, जबकि 4 होना चाहिए था। ये आपको स्टूडेंट्स आप देखोगे प्यारे बच्चे, एग्जामिनर ने आपको कन्फ्यूज़ किया है, आपको 1-2 अलग से दे करके आपसे कन्फ्यूज़ किया। आइए एक एक करके बात करते हैं। देखिए भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 आप देखोगे 12 से 35 तक मूल अधिकार आपके रखे गए हैं, जिसको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। और आप चीख के पढ़ते हैं। कई बार मैंने भी आपको इसके पहले भी सीरीज मैंने करवाई थी, ठीक है, पॉलिटी के MCQ की, तो वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था, लेकिन यहाँ पर भी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। वहाँ पर केवल आंसर और क्वेश्चन ज़्यादा हुए थे, लेकिन यहाँ पर आपका रिविजन होता है, ठीक है। संविधान के भाग नंबर आप देखोगे 3 में, जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया, तो संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब कि यहाँ पे होगा 2, ए का होना चाहिए 2। फिर उसके बाद ये कह रहे हैं संसदीय शासन प्रणाली की जो बात की गई है, ये सर संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से आई? भारत में संसदीय शासन प्रणाली को कहाँ से रखा गया? तो आप कहोगे संसदीय शासन प्रणाली जो रखी गई थी ये आपकी यूके से रखी गई थी, इसका होना चाहिए 1 यूनाइटेड किंगडम, क्योंकि भारत आप देखोगे ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत कई एक लंबे समय तक देखने के लिए मिला। ये कह रहे हैं आपात उपबंध के बारे में, जो ऑप्शन नंबर 3 कह रहे हैं सी में कि आपात उपबंध, ये जर्मनी के संविधान से इनको अपनाया गया। आप देखोगे जो आपात उपबंध है ये भारत के संविधान के पार्ट नंबर 18 में इनका सूचीबद्ध किया गया है। संविधान के आर्टिकल 352 से 360 के बारे में इनकी चर्चा की गई है। और इमरजेंसी प्रोविजन की चर्चा आप देखोगे 3 स्तर पर होती है, जो कि एक होता है नेशनल, एक होता है इंटरनल और एक होता है स्टेट के स्तर पर। मतलब कि आप देखोगे राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और उसमें राष्ट्रपति शासन के रूप में भी इसको सूचीबद्ध किया गया है। और वित्तीय आपातकाल, आज तक भारत में वित्त आपातकाल नहीं लगा है। कोविड पैंडेमिक के समय, चाहे 2016 में भारत सरकार ने नोटबंदी की हो। उसके बाद डी में देख रखा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आप देखोगे भारतीय संविधान के भाग नंबर 4 में और 36 से 51 तक इसमें रखा गया है।
जहां पर ये राज्यों को रेखांकित करते हैं, एक वेलफेयर स्टेट की सूचीवंदना को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, और ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए। तो कुल मिलाकर के मैं कहूँ कि ए का जो होना चाहिए था वो ए का 2 होगा, बी का पहला होगा, और सी का आपका जो होगा आपात जो उपबंध है इसका 4 होगा, और डी का आपका 3 होगा। तो आपको हो गए 2, 1, 4, 3। लेकिन एक यहाँ पर कनाडा छिप गया है, क्योंकि कनाडा आप देखोगे अर्ध न्यायिक व्यवस्था के रूप में जो आप देखोगे को फेडरल स्टेट के रूप में काम करता है। तो उसमें जैसे राष्ट्रपति है, उसके चुनाव का प्रोसेस है, या फिर राष्ट्रपति के पद है, तो उसको यहाँ पर रेखांकित किया गया है। तो आइए एक एक करके बात कर लेते हैं। दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा देखते हैं क्या होगा इसका। क्या था आपका? दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, यही था ना। दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, ठीक है। राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप देखोगे सी, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा यहाँ पर आपको सी में दे के रखा है। यहाँ तक कोई दिक्कत, दुख दर्द और समस्या हो तो मुझे बताइए, है कि नहीं? चलिए। और आयरलैंड से आप देखोगे राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन लिया गया है। जर्मनी से आपातकाल के दौरान जो मूल अधिकारों के निलंबन। ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेष अधिकार, विधि का शासन, संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति। संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार, न्यायिक प्रवलोकन की शक्ति, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचन, राष्ट्रपति एवं महाअभियोग और उपराष्ट्रपति पद आदि की चर्चा की गई है। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। देखिए, आई होप प्यारे बच्चे आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, तो कमेंट्स करते रहिएगा, ठीक है। प्रॉपर आंसर देते रहिएगा कमेंट्स बॉक्स में, मैं सबके आंसर चेक करता हूँ, ठीक है, और उनका रिप्लाई भी देखता हूँ। देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का विचार लिया गया है। यहाँ पर कह रहे हैं कि भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया का विचार लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका के संविधान से, बी, ब्रिटेन के संविधान से, सी, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, और डी, फ्रांस के संविधान से। वीडियो को पॉज करें और राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में जो आपसे चर्चा की, क्वेश्चन नंबर जो 6 था, वहाँ पर मैंने आपको बताया कि अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया। तो वहाँ पर कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की चर्चा, संवैधानिक संशोधन की चर्चा नहीं की गई। ब्रिटेन के संविधान में कहीं भी आप देखोगे, ब्रिटेन से हमने जो भी चीज़ें ली, संसद के विशेषाधिकार, संसदीय राष्ट्रपति के पद की स्थिति, डैश चीज़ें हमने ली, परंतु वहाँ से भी हमने संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को प्रोविज़न नहीं रखा गया। फिर विषय उठता है, तो सर क्या हमने कहाँ से? तो आप कहोगे संविधान में संशोधन का जो प्रोविज़न है वो आप देखोगे संविधान के आर्टिकल 368 में इसकी चर्चा की गई है। और आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन का प्रोसेस रखा गया है, जिसमें साधारण और विशेष और स्पेशल बहुमत से उसको पारित करना होगा, और संसद के दोनों सदनों से, जिसमें आप देखोगे लोकसभा राज्यसभा होगी, इसे कोई से भी सदन में लाया जा सकता है। यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा दोनों की शक्ति इक्वल हो जाती है, और साथ ही साथ आधे राज्यों का बहुमत होना बहुत जरूरी होता है। आधे राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा इस बिल को पारित करना होता है, तब जा करके आप देखोगे संविधान में संशोधन होता है। राष्ट्रपति की शक्ति यहाँ पर शून्य हो जाती है, इस पर कोई भी ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जाता है। मतलब कि कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ तो ये जो संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जो चर्चा की गई है, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, साउथ अफ्रीका के संविधान से स्टूडेंट्स। क्योंकि इन सब के अलावा यहाँ से ये चीज़ तो ली गई है, इन सब के अलावा आप देखोगे ये तो लिया ही गया है, इन सब के अलावा और भी कुछ है। जैसे राज्यसभा जो होती है आपकी, ठीक है, राज्यसभा में जो मेंबर होते हैं उनके निर्वाचन, इसके जो मेंबर हैं इनका जो इलेक्शन है, वो इलेक्शन का प्रोसेस भी यहीं से लिया गया है। वहीं आपसे पूछा जा रहा है कि फ्रांस के संविधान से। नहीं सर, फ्रांस के संविधान से यहाँ पर नहीं रखा गया। फ्रांस के संविधान से जब आप प्रस्तावना पढ़ते हैं तो वहाँ पर 3 शब्द आप पढ़ते हैं, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात करते हैं, है कि नहीं? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात करते हैं। और गणतंत्रात्मक व्यवस्था और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को रखा गया है, और भारतीय संविधान में ये लोग शामिल करते हैं। तो इतना ध्यान में रखना है आपको। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगर आपसे पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहाँ से प्रक्रिया को अपनाया गया है, तो साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और राज्यसभा में जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं उनका जो निर्वाचन होता है वह भी यहीं से लिया गया है। इट्स क्लियर या नो? चलिए, यहाँ तक क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन,
क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है नंबर 8 है। ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन से अवयव संविधान की मूल संरचना के तत्व हैं। किसके सर? संविधान की मूल संरचना, जिसको बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में जाना जाता है। 4 स्टेटमेंट है। पहला है न्यायिक समीक्षा, दूसरा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, तीसरा उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्तियां, और चौथा व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3 और 4, और डी 1, 2, 3 और 4। वीडियो को पॉज करें और राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में बताया होगा। चलिए अब आपसे बात कर लेते हैं, क्या है मुद्दा आपका। देखिए सर, क्वेश्चन में आपसे पूछा जो जा रहा है, अगर आप उस क्वेश्चन को देखें, आपसे कह रहा है कि संविधान की मूल संरचना, मतलब जिसको बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं। एक केस हुआ था, आप देखोगे 1973 का, जिसको आप केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के नाम से जानते हैं। ये मठाधीश हुआ करते थे केरल के, तो इनकी भूमि चली गई थी सर, ठीक है। बहुत बड़ी भूमि इनकी एक्वायर कर ली गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, जब चकबंदी हदबंदी का मामला था। तो इन्होंने इस मुद्दे को उठाया क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी संविधान के आर्टिकल 31 में वर्णित था कि ये मेरा मूल अधिकार है। और भारत सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने उस समय एक अमेंडमेंट किया और 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से उसको बाईपास करके संविधान के आर्टिकल आप देखोगे 300 क्या और संविधान के भाग 12 में उसको डाल दिया गया, ऐड ऑन कर दिया गया यहाँ से निकाल करके। उसकी कुछ प्रोसेस और प्रक्रिया कि अब सरकार को समय रहते हुए आपकी जो संपत्ति है उस पर क्या कर सकती है, एक्वायर कर सकती है, ठीक है। तो इसको ध्यान में आपको रखना है, पहली बात। तो यहाँ से बेसिक स्ट्रक्चर आया। आपको एक और बात बता दूं, संविधान के अंदर कहीं भी बेसिक स्ट्रक्चर का वर्णन नहीं किया गया है। कभी आपसे पूछ ले कि संविधान बेसिक आप देखोगे मूल संरचना के क्या है व्याख्या करता है, तो नहीं करता है। संविधान में कोई ऐसा नहीं है, बल्कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है ये संविधान की जो मूल संरचना है, जिसको मूल आत्मा के रूप से जाना जाता है, इसको समय रहते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने न्यायिक निर्णयों पर इसको विस्तार करने का प्रयास किया गया है। तो इसको भी क्या है आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ यहाँ पर चारों स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर कह रहे हैं कि सर न्यायिक समीक्षा, पहला ये भी बात आपकी ठीक हो जाती है। दूसरे में कह रहे हैं स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, ये भी बात ठीक है। तीसरे में कह रहे हैं उच्च न्यायालय के रिट जारी करने की शक्तियाँ, बिल्कुल 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेक्षण ये होता है। और चौथे में कह रहे हैं व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा, बिल्कुल व्यक्ति की स्वतंत्रता हो, उसको खाने के लिए खाना, पीने के लिए पानी, रहने के लिए मकान, चलने के लिए, ठीक है, सड़क सोच के लिए शौचालय, पढ़ने के लिए विद्यालय, और अच्छा एनवायरनमेंट उसके पास में, अपॉर्चुनिटी उसके पास हो, तो गरिमापूर्ण जीवन हो, सोसाइटी में उसका स्टेटस हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। लेकिन बात यहीं समाप्त नहीं होती, मैं कहता हूँ रिवाइज भी होता है आपका। तो कैसे? अब 4 स्टेटमेंट तो ये हो गए, परंतु इन सब के अलावा आप देखो कि संविधान की सर्वोच्चता, लोकतांत्रिक व्यवस्था, संविधान का पंथनिरपेक्ष रणनीति और राष्ट्र की एकता, अखंडता, कल्याणकारी राज्य, व्यक्ति स्वतंत्रता, गरिमा, और उसके साथ साथ संसदीय प्राणी, कानून का शासन, समानता का सिद्धांत और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान संशोधन और संसद की सीमित शक्ति को भी आदि रेखांकित करने का प्रयास करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन विजुअल हो रहा होगा और मेरी वॉइस भी आपको ऑडिबल हो रही होगी। देखिए क्वेश्चन क्या है। ये कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब 3 स्टेटमेंट है। पहला, संविधान सभा का निर्वाचन सार्वभौमिक, कहाँ पर बोल रहे हैं? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ था। दूसरा, संविधान सभा के प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों, जिसमें मुसलमान मतलब मुस्लिम, सिख और हिंदू में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया था। तीसरा है संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के आधार पर किया गया था। उपरयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 3, बी केवल 2, सी केवल 3 और डी 1, 2 और 3। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर बताया होगा। चलिए एक एक करके बात करते हैं, देखिए आंसर निकालने का प्रयास करते हैं। सॉरी, आपसे पहला वाला स्टेटमेंट को जरा देखिएगा। इन्होंने कहा है संविधान सभा का जो निर्वाचन था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर हुआ था। ये ही आपका गलत हो जाता है। पहली बात तो यह आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि संविधान जो सभा है उसका जो निर्वाचन हुआ महोदय, सदस्यों को 1935 के स्थापित प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों को अप्रत्यक्ष निर्वाचन विधि से उसको किया गया था, ना कि वयस्क मताधिकार पर हुआ था।
सार्वभौमिक वैश्य अधिकार पर नहीं, अप्रत्यक्ष निर्वाचन विधि के तहत किया गया था और 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत इसको लाया गया था। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। पूछा था आपसे सही, तो मतलब कि जहाँ एक है वो गलत होगा, तो आंसर ए नहीं होगा और आंसर डी नहीं होगा। दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिख रहे हैं कि संविधान के प्रति एक प्रांत की सीटों में 3 प्रमुख समुदाय थे, जिसमें मुसलमान थे, सिख थे और हिंदू थे, और उनकी जनसंख्या के अधिकार ही क्षेत्रों को बांट दिया गया था। क्या ये बात ठीक है? आप कहोगे नहीं सर, ये बात एकदम गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि प्रत्येक प्रांत में सीटों को 3 प्रमुख समुदायों में मुसलमान, सिख और सामान्य में बांटा गया था, और यहाँ पर हिंदू शब्द की एक चर्चा की गई है। कई स्टूडेंट्सों ने इसका आंसर गलत दिया है, मुझे मालूम है, क्योंकि मुसलमान और सिख हिंदू नहीं था, उसमें सामान्य का वर्ड रखा गया है, क्योंकि अब वो सामान्य रहेगा तो चीज़ें और ज़्यादा आपकी क्या हो जाएंगी, वेरिएबल हो जाएंगी। देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व चुनाव के तरीके के आप देखोगे परामर्श तय किया गया था, और जो जनसंख्या के अनुपात में कुछ मोटी मोटी सीटें दी गई थी, जिस पर प्रति 10 लाख में जनसंख्या की सीटों का आवंटन भी किया गया था। ये कैबिनेट मिशन योजना के तहत इसको लाया गया था। ये बात आपकी ठीक हो जाती है। तो पहला गलत है, दूसरा गलत है, आंसर होगा आप देखोगे केवल 3, मतलब कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ये कैबिनेट मिशन जब आया था आप देखोगे तो उसके तहत इस चीज़ को रखा गया है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी। जो अल्पसंख्यक समुदाय था उसमें 10 लाख पर एक सीट को रेखांकित किया गया था, जिससे योगेंद्र नाथ मंडल 1946 में और 1947 में डॉक्टर BR अम्बेडकर महाराष्ट्र की सीट से आए थे। खैर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन विजुअल हो रहा होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 10 नंबर। ये कह रहे हैं निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। और मैं ऐसे मेथड को कहता हूँ सर, आज के समय में ये मेथड मोस्ट होता चला जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर के, और स्टूडेंट्स का जो ग्राफ गिरा है नीचे, मैंने इसको एनालिसिस किया तो पाया कि आपका अगर टेस्ट में स्कोर कम जा रहा है तो क्यों? क्योंकि आपका ग्राफ नीचे गिरा है। आप थोड़ा सा सोशल मीडिया की तरफ एक्टिव हो गए, ठीक है, क्लास को छोड़ के, तो सर आप भूल गए। जो बच्चे डेडिकेशन के साथ आप देखोगे इन क्लासेस को पढ़ेंगे, मैं इस बात का विश्वास दिला सकता हूँ आपको, जितने क्वेश्चन में लगभग आपको 5 से 10 हज़ार क्वेश्चन लगभग, हाँ इतने तो मैं करवा दूंगा, लगभग 7-8 हज़ार क्वेश्चन आपके मैं करवा दूंगा स्टूडेंट्स। और यदि आपने 7-8 हज़ार क्वेश्चन ये कर लिए और आप प्रीलिम्स देने चले गए, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होने वाली है। ये दावा है मेरा, मैं आपको 7 से 8 हज़ार क्वेश्चन UPSC का प्रीलिम्स होने से पहले PYQ आपके MCQ कराऊंगा, और उसके PYQ भी मैं करवाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्या हो गई होंगी आपकी, क्लियर हो गई होंगी। इट्स क्लियर है नो? तो इसको थोड़ा सा क्या है आपको ध्यान में रखना है। बताइएगा इसका राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में क्या है सर। आई होप आपने इसका स्टूडेंट्स राइट आंसर दिया होगा। आइए अब देख लेते हैं। देखिए इसका क्या क्या पूछा है। आपसे पूछी जा रही है संविधान सभा की समिति और उपसभापति, और यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे इसके चेयरपर्सन कौन थे, अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, और पहले में देखे रखा है यहाँ पर, जैसे एक में है अल्पसंख्यक उप समिति, मूल अधिकार उप समिति, राष्ट्रीय ध्वज के लिए तदर्थ समिति, प्रांतीय संविधान समिति। इधर देखे रखे हैं JB कृपलानी, HC मुखर्जी, KM मुंशी, जवाहरलाल नेहरू। उपर्युक्त में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कौन सा मैच नहीं खाता है? ऑप्शन नंबर A कहता है केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C केवल 2 और D 1, 2, 3 और 4। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं। देखिए इन्होंने कहा है सुमेलित नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं, पहले ये कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक उप समिति। देखो अल्पसंख्यक जो उप समिति है इसके जो अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है, उप समिति या समिति है, तो ये जो अल्पसंख्यक उप समिति है इसके जो अध्यक्ष रहे हैं वो रहे हैं आपके HC मुखर्जी। जी हाँ, आपने सही सुना, HC मुखर्जी इसके अध्यक्ष रहे। ठीक है, मूल अधिकार जो उप समिति के रूप में जिसको आप कहते हैं JB कृपलानी जी, इसके आप देखोगे अध्यक्ष देखने के लिए आपको मिलेंगे। राष्ट्रीय ध्वज के तदर्थ के लिए जो समिति बनाई गई थी, अगर आप उसकी बात कर लो तो राष्ट्रीय ध्वज जो बनाया गया था उसमें खास तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये KM मुंशी नहीं थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, प्रांतीय जो संविधान
समिति के रूप में रखा गया था, ये नेहरू जी नहीं थे बल्कि पटेल जी थे। कौन थे? वल्लभ भाई पटेल जी थे। ठीक है, तो इसलिए आप देखोगे इसमें कोई सा भी मैच नहीं है, मतलब कि चारों गलत हैं। ठीक है, आपसे पूछा गया है सुमेलित नहीं है, तो आप कहोगे डी सर। डी सर डियर सर हो जाएगा, आप देखोगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब कि 1 2 3 और 4 इसमें चारों मैच नहीं खाते। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन से कांग्रेसी प्रारूप समिति के सदस्यों में शामिल थे? क्या पूछा है? कांग्रेसी, ठीक है, प्रारूप जो समिति थी वो शामिल थे। प्रारूप समिति आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था 29 अगस्त 1947 को इसको बनाया गया था। डॉक्टर VR अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे, जिसको ड्राफ्ट कमेटी के नाम से जाना जाता है, और इसमें 7 मेंबर थे। तो कौन कौन से थे जो कि प्रारूप समिति के सदस्य थे और कांग्रेसी थे? अब इसमें 5 दे के रखे हैं। पहला है एन गोपालास्वामी अयंगर, दूसरा है अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, तीसरा है सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, और चौथा है DP खेतान, और 5वां है BL मित्र। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर A कहता है केवल 2 3 और 5, B केवल 1 और 4, C केवल 1 4 और 5, और D 1 2 3 और 4 और 5। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताएं। ऑप्शन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या है? चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखिए आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। आइए निकालने का प्रयास करते हैं। देखो पहला इन्होंने कहा है कि सर एन गोपालास्वामी जो अयंगर थे ये कांग्रेसी थे। ये बात एकदम ठीक है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आप देखोगे कांग्रेसी थे, पहली बात। और यहाँ पर जो आपको चौथा है DP खेतान, ये भी कांग्रेसी थे। जबकि अलादी कृष्ण अयंगर जो थे ये नहीं थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला भी नहीं थे, और BL मित्र भी नहीं थे। तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप देखोगे केवल 1 और 4, ठीक, जो करेक्ट आंसर है। लेकिन सर किस्सा यहीं पर ख़त्म नहीं होता है, बात यहीं पर समाप्त नहीं होती। जो प्रारूप समिति थी अगर आप देखोगे, ये 29 अगस्त 1947 को इसका निर्माण किया गया। इसमें खास तौर पर डॉक्टर अंबेडकर इसके सदस्य थे, ठीक है, अध्यक्ष थे, चेयरपर्सन थे। कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर। इसमें टोटल 7 सदस्य थे। एक डॉक्टर अंबेडकर थे, DRBR थे, और उसके साथ साथ 6 सदस्य अन्य थे जो इसमें काम कर रहे थे। जवाबदेही था यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर की थी, काम इन्हीं को सौंपा जाता था। इन सदस्यों में कांग्रेसी KN मुंशी, एन गोपालास्वामी अयंगर और DP खेतान शामिल थे, जबकि अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर और BL मित्र निर्दलीय और सैयद मोहम्मद जो सादुल्ला मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों में शामिल हुए थे। इसमें लगभग 2-3 सदस्यों की तो दैट भी हो जाती है, उनकी जगह अन्य सदस्य आए थे, ठीक है। और जब डॉक्टर अंबेडकर से इसके क्रेडिट की बात कही गई तो पूरे उन्होंने संविधान सभा को और प्रारूप ड्राफ्ट कमेटी के जो मेंबर थे उनको दिया था, ना कि स्वयं को संविधान का निर्माण की इस ड्राफ्ट कमेटी का आपने प्रोविज़न किया था। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर 1 और 4 हो जाएगा, मतलब कि B इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। आई होप आपको क्वेश्चन विजुअल और वॉइस ऑडिबल हो रही होगी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको विजुअल हो रहा होगा, मेरी आवाज़ भी आपको ऑडिबल हो रही होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है। ये कह रहे हैं कि भारतीय संविधान सभा में निम्नलिखित में से किस समुदाय का प्रतिनिधित्व एक समान था? किसके बारे में पूछ रहे हैं कि जो संविधान सभा बनाई गई थी उसमें कुछ प्रतिनिधित्व हुआ करते थे। लगभग कितने सदस्य थे? आप देखोगे 399 सदस्य वहाँ पर रखे गए थे। 399 सदस्य थे ना स्टार्टिंग में, बाद में आते आते कम होते चले गए। जब पाकिस्तान का विभाजन, भारत का विभाजन हो गया तो और कम हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है किसके समान थे, बिल्कुल इक्वल थे। ऑप्शन नंबर A है पारसी तथा सिख, B है सिख तथा अलंग भारतीय, और C है एंग्लो इंडियन तथा भारतीय ईसाई, और D है भारतीय ईसाई तथा जनजातियाँ। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। चलिए आइए जान लेते हैं। पहले वाले ऑप्शंस में कह रहे हैं कि सब पारसी और सिख। नहीं सर, यहाँ पर इनका समान प्रतिनिधित्व नहीं हुआ करता था, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। सिख और अलंग भारतीय भी नहीं था, एल्गो इंडियन और ईसाई भारतीय भी नहीं था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा D।
जो भारतीय ईसाई और जनजातियां हुआ करती थी उन दोनों को आप देखोगे समान प्रतिनिधित्व मतलब इक्वल प्रतिनिधित्व आपको देखने के लिए मिलेगा। वर्ष 1946 में जब संविधान सभा भारतीय जो ईसाई और जनजातियों को आप देखोगे कितनी कितनी सीटें थीं, इनको भी 6 सीटें दे दी गई और इनको भी 6 सीटें दे दी गई, मतलब 6 सीटें हुई थी। जो एंग्लो इंडियन थे और पारसी समुदाय था, इसको ज़रा समझना, एंग्लो इंडियन और पारसी जो समुदाय था इसको 3-3 सीटें मिली थी, इन दोनों को 3-3 सीटें मिली थी, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। और इसके अनुसार आप देखोगे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर यहाँ पर एंग्लो इंडियन और पारसी एक साथ दे देता तो करेक्ट आंसर ये भी बनता था, और यहाँ पर भारतीय ईसाई और उसके साथ साथ आप देखोगे जनजातियाँ दी हैं तो 6-6। सिखों का अलग से था, उनका प्रतिनिधि चुन करके आता था, उसको रिजर्व के रूप में नहीं, वो अन्य से चुन के प्रांतों से आई थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है स्टूडेंट्स 13 नंबर, भारत की संविधान सभा का गठन किसके आधार पर किया गया। देखो जरा, यहाँ पर कह रहे हैं संविधान सभा के गठन की बात कर रहे हैं, और ये किसका बेस था उस पर आपसे चर्चा पूछी जा रही है कि किस के आधार पर यह किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है क्रिप्स मिशन, जो क्रिप्स प्रस्ताव था, बी कैबिनेट मिशन, सी माउंटबेटन योजना, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर बताया होगा। चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं। देखिए सर, सबसे पहले ऑप्शन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि कैबिनेट मिशन। लेकिन अगर हम ऑप्शंस एक ही बात कर ले, कैबिनेट मिशन को मैं थोड़ा सा आपसे चर्चा कर लेता हूँ। आप देखोगे वर्ष 1946 में 24 मार्च, ध्यान रखना 24 मार्च 1900 आप देखोगे 46 को, कब को, 24 मार्च 1946 को भारत में कैबिनेट मिशन आता है। स्टेटफोर्ड क्रिप्स भी इसमें होते हैं सर, कैबिनेट आप देखोगे इसमें रखे गए थे, और ये ख़ास तौर पर लाया गया। इसके कई ऐसे प्रस्ताव थे, सॉरी ये दिसंबर में आया था ना कि मार्च में आया था, ये ध्यान में रखना है, दिसंबर में आया था, ठीक है, दिसंबर में आया। और संविधान सभा का इन्होंने गठन कर दिया, ठीक है। इसके अंतर्गत जो कैबिनेट मिशन था, कैबिनेट मिशन के अंतर्गत ही आप देखोगे संविधान सभा का 9 दिसंबर 1946 को आप सभी जानते हैं संविधान सभा का गठन किया गया, उद्घाटन हुआ, ये आपको मालूम है। इन सब के अलावा सबसे पहले वर्ष 1934 में एम.एन. रॉय ने संविधान सभा के निर्माण की बात करी थी, उसकी डिमांड की बात करी थी। किसने की थी? एम.एन. रॉय ने सबसे पहले आप देखोगे संविधान सभा की बात की थी, और वर्ष 1934 में की थी, पूछा गया। आगे चल के वर्ष 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आधिकारिक मांग बन गई, और 1938 में आते आते नेहरू जी ने भी इसको समर्थन दे दिया, और आगे चल के ये बनी 46 में। इट्स क्लियर है नो। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे और बन रहा है, ये जो क्रिप्स मिशन है, अगर आप इसकी बात कर लो, क्रिप्स मिशन आप देखोगे 22 मार्च 1942 को आया था। कब आया था? 22 मार्च 1942 को भारत आया। स्टेटफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में इसको लाया गया, और इसने डोमिनियन स्टेट की बात करी कि भारत को डोमिनियन स्टेट दिया जाएगा, और संविधान का निर्माण होगा, एक सभा बनाई जाएगी। कब? युद्ध के पश्चात। युद्ध चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था, आप सभी वाकिफ़ हैं, हिस्ट्री के स्टूडेंट्स आप रहे हैं तो आप इस बात से बड़े वाकिफ़ होंगे, क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वार था, आई होप आप इस बात को जानते हैं कि 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वार चला, ठीक है। लेकिन आप इस बात को भी जानते हैं कि इसके बीच में ही ये चीज़ें आई थी, क्रिप्स प्रस्ताव, ठीक है। अब कैसे हम कह दें कि 1942 में अब युद्ध समाप्त होगा? कब? उसका कोई देखो, यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, आज तक नहीं पता चल रहा है कब समाप्त होगा, कंटिन्यूस युद्ध चल रहा है। तो कभी भी लड़ाई का और युद्ध का ये पैर नहीं होते हैं कि वहाँ पर इसका अंत होगा, नहीं, नोबडी नोज, इसमें कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं जानता इस बात को कि ये युद्ध कब समाप्त होगा और कब नहीं। तो इसीलिए इस पर रखा गया, इसको ठुकराया, मुस्लिम लीग ने भी ठुकराया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी इसको ठुकरा दिया था, ठीक है। क्योंकि डोमिनियन स्टेट भी दे रहा था, तो वो भी किसके बाद? युद्ध के पश्चात इन्होंने देने की बात करी थी।
और मुस्लिम लीग ने इसलिए उसको अस्वीकार कर दिया क्योंकि विभाजन की मांग को स्वीकारना कारण और क्रिप्स प्रस्ताव असफल रहा था। कैबिनेट मिशन फिर इसके बाद में भारत भेजा गया था। यहाँ पर है माउंटबेटन योजना, इसको कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा माउंटबेटन योजना के बारे में, क्योंकि अगर मैं इसको भी बताऊंगा तो फिर क्लास बहुत ज़्यादा ऐसे लंबी हो जाएगी, क्योंकि अगर 5-5, 10-10 मिनट हो गया तो समझ लीजिए आपका अगर 4 बता दिए तो 5 और 20 लगभग, समझ रहे हैं कि 30 मिनट में आधे घंटे में एक क्वेश्चन, तो मतलब हो गया 2 घंटे में 4 क्वेश्चन। ठीक है, इतना भी नहीं करेंगे, बट आपको क्वेश्चन भी मिले, उसका एक्सप्लेनेशन भी मिले और आपको एक दृष्टिकोण अप्रोच भी मिले। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सर, क्वेश्चन नंबर है आपका 14, मतलब 14 नंबर। ये कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स। पहला, संसद द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। किसके द्वारा? संसद द्वारा। दूसरा है 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया। क्या हो गया था? पूर्ण रूप से लागू हो गया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1, 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। वीडियो को पॉज कीजिएगा, राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताया होगा। चलिए आइए जान लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए स्टूडेंट्स, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि सही आपको बताना है। क्या पूछा जा रहा है आपसे? सही आपको बताना है। ठीक है, ये पूछ रहे हैं। आइए पहला स्टेटमेंट देखते हैं। देखिए, इन्होंने कहा है कि संविधान को अंगीकृत जो किया था वो संसद द्वारा किया गया था। कितने स्टूडेंट्स इस बात से सहमत हैं कि संसद ने संविधान को अंगीकृत किया है? ठीक है, कितने बच्चे सहमत हैं? नहीं ना, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे इसके लिए प्रॉपर तरीके से संविधान सभा का गठन किया गया। किसका किया गया? संविधान सभा का गठन किया गया और उसमें एक प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसको ड्राफ्ट कमेटी कहते हैं, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर बने और 7 सदस्य इसमें शामिल थे। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। इट्स क्लियर है नो? अभी हम पीछे आपसे चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि 9 दिसंबर 1946 को आप देखोगे संविधान सभा का उद्घाटन हुआ। ये बात भी आप सभी जानते हैं। सचिंद्र दास सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 11 दिसंबर 1946 को जब सेकंड बैठक हुई तो वहां पर स्थायी अध्यक्ष के रूप पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सूचीबद्ध किया गया। ये बात आप बड़े अच्छे से जानते हैं। दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है सर। ये कह रहे हैं 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण रूप से, एक शब्द एक्सट्रीम वर्ड है ये, पूर्ण रूप, ठीक है, पूर्ण रूप से लागू हो गया। नहीं सर, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बन गया था। हमने वेट किया था क्योंकि स्वाधीनता दिवस हमने मनाया था जब कांग्रेस का अधिवेशन था वर्ष 1929-30 का, जो कि आपका 26 नवंबर 1949 आप देखोगे 29-30 में किया गया था। तो इसमें जो दूसरा स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि संविधान को आप देखोगे लागू किया गया 26 जनवरी 1950। कब किया गया था? 26 जनवरी 1950। और ये कब कह रहे हैं? ये कह रहे हैं 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से लागू हो गया। तो इसलिए तो ये आपका गलत हो जाएगा। और आज के समय में तत्कालीन भारत सरकार ने, ध्यान रखना ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। और पूछा आपसे सही, तो राइट आंसर तो डी है इसका। लेकिन मैं कुछ और आपको बता दूं, आपसे कई बार पूछ लिया जा सकता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। इट्स क्लियर है नो? आपसे पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन डे आपसे पूछा जा सकता है। और हालांकि मैंने पहले क्वेश्चनों में आपसे चर्चा कर दी है, तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब से स्टार्ट हुआ है ये भी ध्यान रखना। तो 2015 से इसको स्टार्ट कर दिया गया है, ये भी ध्यान रखने वाली चीज़ है। और उस समय 2015 में डॉक्टर अंबेडकर जी की 125वीं जयंती के रूप में, और 2015 में फाइनली इस बात को एक्सेप्ट किया गया कि भारतीय संविधान के निर्माता, कई बार इस पे ऑब्जेक्शन उठ रहे थे, भारतीय संविधान के निर्माता वी.एन. राव को माना जाएगा कि डॉक्टर अंबेडकर को। ये विचारधाराएं बहुत ज़्यादा आपको देखने के लिए मिली थी, पॉपुलर हुई थी। बट फाइनली जो गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट दिया, भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर हैं, तो इस बात को भी फॉलो किया गया। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही आपसे पूछा है, दोनों गलत थे, पहला और दूसरा, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन को जरा समझते हैं। क्वेश्चन है आपका 15 नंबर। ये कह रहे हैं संविधान सभा के गठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, फिर से क्वेश्चन किससे है? संविधान सभा के गठन से। अब मुझे नहीं लगता है कि आपको लगभग 13-14 क्वेश्चन मैंने सोल्व करवा दिए गए हैं, और लगभग 360 डिग्री मैंने आपको उस एंगल से घुमा दिया है
क्वेश्चन को, तो अब आप बहुत ईजिली वे में इसको समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए लाइन बाय लाइन ही पढ़ना नहीं सब कुछ होता है, बल्कि थिंकिंग क्रिएचर बनना और कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को कंठस्थ करना भी एक अपने आप में स्टडी होती है, जो अधिकतर स्टूडेंट्स जो पास आउट होते हैं वो इस चीज़ को अपनाते हैं। कभी भी रट्टू तोता नहीं बनना है, कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को समझना है। लाइन बाय लाइन पढ़ना छोड़िएगा और कॉन्सेप्चुअली समझिएगा कि उसका बेस क्या है, उसका सार क्या है, उस बात को भी जानने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिएगा इस चीज़ को समझिएगा। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है संविधान सभा के गठन से। ठीक है, अब आप इसको बता सकते हैं इजीली वे में, देखो कैसे, आइए ध्यान लेते हैं। दो स्टेटमेंट है। पहला, 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। दूसरा, भारत में संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में किया गया। उपरयुक्त कथनों में से कौन सा या से असत्य हैं? आपसे क्या पूछा गया है? गलत पूछा जा रहा है ना स्टूडेंट्स? क्या पूछा जा रहा है? संविधान सभा के गठन के बारे में आपसे असत्य पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 नहीं 2। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर कमेंट्स बॉक्स में दिया होगा। चलिए आइए जान लेते हैं। असत्य पूछा गया है सर। ठीक है, देखिए पहला स्टेटमेंट समझते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि वर्ष 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। ये बात ठीक है बिल्कुल, क्योंकि वर्ष 1934 में ही आप देखोगे, जो वर्ष 1934 में ही मैंने आपको बताया कि किस तरीके से एम.एन. रॉय ने वर्ष 1934 में इस बात को प्रस्ताव को रखा और इसकी डिमांड करी। कांग्रेस ने वर्ष 1934 में ही अपनी जो नीतिगत मुद्दों के अधिकारित रूप से उसको शामिल कर लिया गया था, परंतु एक स्टेटमेंट जारी किया वर्ष 1935 में कांग्रेस ने पूर्ण रूप से। तो ये भी बात आपकी ठीक हो जाती है। असत्य पूछा ना, तो पहली वाला बात जो है आपका पहला स्टेटमेंट सही हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि भारत में संविधान सभा का गठन आप देखोगे दिसंबर 1946 में हुआ। अभी मैंने सीख के आपको बताया बच्चे कि इसका जो गठन था 9 दिसंबर 1946 में हुआ, जो कि कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1945 को आया, उसके कहने पर उसकी योजनाओं के प्रतिबद्धता रूप से किया गया। इन सब के साथ साथ 9 दिसंबर 1946 को ही संविधान सभा का उद्घाटन किया गया और सचिंद्र दास सिन्हा को आप देखोगे अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुन लिया गया। इन सब के अलावा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया और 13 दिसंबर 1946 को जो रखा गया प्रस्ताव था, जो संविधान की एक बैठक बुलाई गई, वो नेहरू जी के नेतृत्व में बुलाई गई और वहाँ पर नेहरू जी ने आप देखोगे एक प्रस्ताव बड़ा चौड़ा पारित कर दिया, जो कि आगे चल के आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का एक आधार बना। उसके साथ साथ आप देखोगे प्रस्तावना का एक मूल बेस बना, जो कि आज हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण स्वतंत्र, ये आप पढ़ते हैं कि नहीं पूरा, तो ये बात एकदम ठीक है। यहाँ पर दोनों बातें सत्य हैं और आपसे पूछा जा रहा है असत्य, तो सर कोई भी असत्य नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन विजुअल हो रहा होगा और वॉइस भी ऑडिबल हो रही होगी। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका, संविधान निर्माताओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किससे? संविधान निर्माताओं से। इतने क्वेश्चन करा देंगे कि आप संविधान के खुद निर्माता बन जाएंगे। आपको फिर जरूरत नहीं पड़ेगी एमसीक्यू लगाने की। अगर जरूरत पड़े तो एक बार और क्लास देख लेना, उसी में आपका काम पूर्ण रूप से हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है। 4 स्टेटमेंट है। पहला, संविधान सभा में ऐसे अनेक सदस्य थे जो कांग्रेसी नहीं थे। दूसरा, संविधान सभा में समाज के अलग अलग समूहों का प्रतिनिधित्व था। तीसरा, संविधान सभा के सदस्यों की विचारधारा एक समान थी। चौथा, महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या शेष सत्य हैं या फिर हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, 2 और 3, सी केवल 1, 3 और 4, डी उपयुक्त सभी। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताने का प्रयास करें, अन्यथा मेरे साथ भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। आई होप आपने क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा। चलिए, मुझे इतना विश्वास है अपने प्यारे विद्यार्थियों पर कि वो आंसर अपने आप, क्योंकि देखो जो स्टूडेंट्स ठीक है अपने आप से जस्टिफाई नहीं कर पाता है ना, तो वो किसी से नहीं कर पाता। ठीक है, मैं तो उस बच्चे का कमेंट्स शो करूँगा ना, मैं तो उस बच्चे का कमेंट्स आंसर दूंगा कि उसने सत्य दिया है या फिर असत्य। ठीक है कि नहीं? अगर वो स्टूडेंट सही आंसर देगा तो मैं उसको सही मार्क्स दूँ, गलत देगा तो गलत। तो आपने आई होप प्यारे बच्चे हैं आप,
अच्छे स्टूडेंट्स हैं तो आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। चलिए आप आंसर निकालने का प्रयास करते हैं। एलिमेंट मेथड भी लगा लिया करिएगा। देखिए कैसे, ये कह रहे हैं पहले स्टेटमेंट में कहा गया है कि संविधान सभा में ऐसे अनेक सदस्य थे जो कांग्रेसी नहीं थे। ये बात एकदम आपकी 100% सत्य है। मैंने अभी आपको बताया था जब प्रारूप समिति के सदस्यों की बात की गई, क्योंकि प्रारूप समिति के सदस्य भी तो क्या थे, आप देखोगे आपके संविधान सभा के सदस्य थे, और ऐसे कई व्यक्ति थे जो आप देखोगे गैर कांग्रेसी थे, अन्य वर्गों से वो आया करते थे, है कि नहीं। अनुसूचित जाति जनजाति समुदायों से वो आया करते थे। 6 सदस्य जनजातियों से थे, पारसियों से, ईसाइयों से, सिखों से, मुस्लिम लीग से, तो अलग अलग थे, कांग्रेसी नहीं थे। हिदायतुल्लाह बताइए कांग्रेसी थे, नहीं थे। तो पहली वाली बात क्या हो जाती है आपकी, करेक्ट हो जाती है। दूसरा स्टेटमेंट है कि संविधान सभा में समाज के अलग अलग समूहों के प्रतिनिधित्व होते थे। अलंग भारतीय इंडियन भी आया करते थे। अनुसूचित जनजातियों से आप देखोगे 10 लाख पर एक प्रतिनिधित्व आया करता था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे दूसरा भी ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट है कि संविधान सभा के सदस्यों की विचारधाराएं एक समान थी। ये गलत है कि देखो, अगर आप 10 व्यक्तियों को, उसमें तो 399 सदस्य बाद में आकर के 200 आप देखोगे 92 सदस्यों के आसपास वो बचे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ, अगर आप 10 व्यक्तियों को एक साथ बैठा लीजिएगा और आपसे उनकी विचारधाराएं पूछिएगा, जैसे मैं एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आप जो कॉन्स्टिट्यूशन ब्रांच बैठती है, ठीक है, बेंच बैठती है, सॉरी ब्रांच नहीं, बेंच बैठती है, संवैधानिक बेंच जो बैठती है सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है, उसमें 5 जजिस होते हैं। कितने सर? 5। आप देखोगे 3 जजिस का निर्णय कुछ और होगा और 2 जजिस का निर्णय कुछ और होगा। मतलब कि एक ही केस को सोल्व करने के लिए, और ये तो न्यायाधीश हैं, इन्होंने तो आप देखोगे कानून की पढ़ाई की है। जब जाकर के आप देखोगे इतने पढ़े लिखे व्यक्ति होने के नाते, लोग के ज्ञान होने के नाते, ज्ञान को रखने के नाते, आप देखोगे 3:2 के रेशियो से क्या आ रहा है, निर्णय आ रहा है। उन 5 व्यक्तियों की भी सहमति नहीं है कि वो 5 हैं सर, और यहाँ पर तो 292 के आसपास व्यक्ति थे, 399 सदस्य थे स्टार्टिंग में। तो फिर कैसे एक समान मत होता है? नहीं होता है सर, एक समान मत नहीं था। किसी के कुछ थे, किसी के कुछ थे, अलग अलग विचारधाराएं थी। तो तीसरा इसमें गलत हो गया। चौथा है महात्मा गांधी। सर महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, एकदम नहीं थे, तो ये भी गलत है। अब जैसे आपको तीसरा पता चला, मान लीजिए आपको महात्मा गांधी पर डाउट है, आपको पता चला कि सभी सदस्यों की विचारधाराएं एक समान नहीं थी। ये केवल कॉमन सेंस का क्वेश्चन था यहाँ पर, बिल्कुल कॉमन सेंस अगर आपको पता है तो आप कहते हैं कि सर नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे घर में आप देखोगे, आपके घर में अगर 5-10 सदस्य हैं, क्या आपके 5-10 सदस्यों की विचारधाराएं एक सी होती हैं? अलग अलग होती हैं, है कि नहीं। जिस क्लासरूम में आप बैठे हैं, जितने सदस्य हैं, तो क्या आपको ये समझते हैं कि सबकी विचारधाराएं कि नहीं ना, अलग अलग है। तो कैसे संविधान जो निर्माता थे उनकी विचारधाराएं एक सी अलग अलग थी, ठीक है। तो इसलिए जब देख रहा हूँ आपका तीसरा गलत है, तो आंसर बी नहीं होगा क्योंकि 3 है, सी नहीं होगा क्योंकि 3 है, और डी तो उपयुक्त सभी की बात कर रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। और ये बात ठीक है कि महात्मा गांधी भी इसके सदस्य, आप देखोगे ये कह रहे हैं सदस्य थे, नहीं सर ये सदस्य नहीं थे। तो आपका चौथा भी गलत है, क्योंकि जब संविधान निर्माता की बात हो रही थी, जब संविधान सभा की बात हो रही थी वर्ष 1946 में, तो महात्मा गांधी यहाँ पर नहीं थे। नोआखाली के जब वो दंगे हो रहे थे तो महात्मा गांधी वहाँ पर थे, बड़े अस्त और व्यस्त थे। क्योंकि आप देखोगे कई चीज़ें आपको महत्वपूर्ण तरीके से मिलती है। उस समय अगर आप देखोगे विचारधाराएं एक नहीं थी, और देश में आज़ादी के महत्वपूर्ण की भूमिका निभाने वाले महात्मा गांधी जी इस सभा में शामिल नहीं थे, और गांधीवादी विचारधारा के समर्थक इस सभा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो आगे चलकर राज्य के नीति निर्देशकों में आपको उनकी झलक मिलती है। वेलफेयर स्टेट हो, चाहे वो पंचायती राज हो, चाहे वो आप देखोगे वृक्षों का, पर्यावरण का संरक्षण हो, और इन सब के अलावा नशीले पदार्थों का दोहन हो, और एमएसएमई सेक्टर का विस्तार हो, कंपनियों में मजदूरों की सहभागिता हो, चाहे आप देखोगे सहकारी समिति हो। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 1, 2, ठीक है। इसमें तीसरा चौथा गलत है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन कैसा लग रहा है, ठीक है, क्लास कैसी लग रही है, क्या आप इसको एंजॉय कर पा रहे हैं? तो आवश्यक रूप से आप बताइएगा स्टूडेंट। चलिए देखिए क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर क्या दे के रखे हैं आपको? 4 स्टेटमेंट दे के रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। देखिए अब यहाँ पर क्योंकि विचार कह रहा है ना, उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सुमेलित है, ठीक है, सही सुमेलित की बात यहाँ पर की जा रही है। पहला है वल्लभ भाई पटेल अंतरिम सरकार में गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे।
दूसरा है राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तीसरा है एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के उप अध्यक्ष थे। और चौथा है जॉन मथाई अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री। ऑप्शन नंबर ए है केवल 1, बी है केवल 1, 2 और 4, सी है केवल 3 और 4 और डी है उपयुक्त सभी। बताइएगा स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करके इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, देखिए अगर आप देखेंगे पहला स्टेटमेंट की हम बात कर लें, इसमें पहला स्टेटमेंट भी ठीक है। वल्लभ भाई पटेल अंतरिम सरकार के गृह सूचना प्रसारण मंत्री के रूप में इनको रखा गया। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ये भी रखा गया। एच.सी. मुखर्जी आप देखोगे ये संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, ये भी रखा गया। और जॉन मथाई भी इसके सदस्य थे, इसको भी रखा गया। तो चारों इसमें सही हैं, मतलब कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ये क्वेश्चन कथन कारण का है प्यारे बच्चे, और यहाँ से क्वेश्चन लगातार बन रहे हैं क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन हो रहा है। अब मैं इसको जूम क्या कर रहा हूँ, अगर छोटा कर रहा हूँ क्वेश्चन को, तो आपको आई होप कम विजिबिलिटी इसकी हो रही होगी। ठीक है, तो मैं इसको प्रॉपर जूम कर लेता हूँ, ऑप्शंस इसके बाद में देख लेंगे। पहले हमें ये कॉन्सेप्ट समझना है, इस मेथड को जानने का प्रयास करना है। चलिए देखिएगा मेथड समझते हैं पहले। देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर का क्वेश्चन है और यहाँ पर कथन कारण वाला क्वेश्चन है। मैं हर बार आपको बताता हूँ कि कथन कारण वाले क्वेश्चन में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होता है। कौन सी बातें हैं सर? जब आप कथन कारण वाले क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो कथन होता है ना ए, वो कारण के ऊपर डिसाइड होता है। कभी कभी क्या होता है, आप देखोगे बिल्कुल स्पष्ट आपको दिखाई देगा कि हाँ ये इसकी सही व्याख्या करता है और इसके ऊपर आधार है, बेस है। लेकिन कई बार कथन भी सही होता है और कारण भी सही होता है। ठीक है, अपने अपने स्तर पर, लेकिन उससे कथन का कारण से कोई भी संबंध नहीं होता है। अधिकतर केसेस में संबंध होता है, लेकिन आप देखोगे 5% केसेस ऐसे बनते हैं जहां पर इनका संबंध नहीं होता है। और स्टूडेंट्स कभी भी ध्यान रखना, क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने से पहले एग्जामिनर के माइंडसेट से आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे तो शायद मैं कह सकता हूं इस बात को कि आपके क्वेश्चन राइट होने की पॉसिबिलिटी क्या है, बढ़ जाती है। ये प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आपका राइट आंसर होगा अगर आप क्वेश्चन के माइंडसेट से उसके अप्रोच को समझ के इसको करेंगे। और ये कहाँ से अप्रोच होगा वो हम बिल्डअप कराएंगे आपका। आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये समझाना बहुत ज़रूरी था आपको क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कई स्टूडेंट्स गलत करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहे हैं। कथन ये कह रहा है कि किसी देश का संविधान उस देश के नागरिकों की आकांक्षाओं का पिटारा है। बात तो सही है। अब इसको कैसे मिलाना है, क्योंकि यहाँ पर एक बात शब्द बोल ली है क्योंकि। कारण है आर कि संविधान निर्माताओं का मानना था कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति की बुनियादी भौतिक ज़रूरतों और शिक्षा सहित गरिमा और सामाजिक आत्मसम्मान युक्त जीवन जीने हेतु सभी आधार प्रदान होने चाहिए। यहाँ पर एक वर्ड है सभी। अब बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा। मैं बोल रहा हूँ इसका आंसर, मैं बोल रहा हूँ आंसर नहीं बोलूँगा, ऑप्शंस। ऑप्शन कहता है ए व आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आर सही है किंतु ए गलत है, ए सही है किंतु आर गलत है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। देखिए इसमें पहला वाला जो कारण है, जो कथन है, वो एकदम करेक्ट बात करता है कि किसी भी देश के आप देखोगे संविधान का उस देश के नागरिकों की आकांक्षाओं का वो क्या होता है, एक पिटारा ही होता है। क्योंकि वहाँ पर कई ऐसे शब्दों का उल्लेखन वहाँ पर किया जाता है, कई ऐसे जैसे वेलफेयर स्टेट की बात भारत में देखा गया। ठीक है, वहाँ पर सरकार कई ऐसे, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ का स्तर हो, फूड की बात हो, न्यूट्रिशन की बात हो, तो वहाँ पर क्या है, वोटिंग का राइट हो, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे की बात हो, तो ये सब कहाँ पर है, संविधान के अंदर दिया गया। बात एकदम ठीक है। और क्यों करता है, क्योंकि संविधान निर्माताओं का मानना यही था कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी भौतिक जरूरतें मिले, जो बुनियादी वेश है वो तो मिले, शिक्षा सहित आप देखोगे गरिमापूर्ण सम्मानित जीवन युक्त जीने का अधिकार हो। आर्टिकल 21 ये बात को कहता है। राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 का क्या है, और उसमें ए कहता है। इनके सबके अलावा आर्टिकल 45 का आप देखोगे उसमें भी इस बात को रखा गया है डीपीएस में। तो बात एकदम सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ए व आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखिएगा क्वेश्चन, आई होप आपको विजुअल हो रहा होगा।
देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 19 नंबर। ये कह रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, 3 स्टेटमेंट है। पहला, ये संविधान सभा की मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक तथा प्रांतीय मामलों की समितियों से संबंधित थे। सरदार पटेल जी के बारे में पूछ रहे हैं सर आपसे, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, इन्होंने देशी रियासतों का भारत संघ में विलय करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तीसरा, ये स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा ये से सत्य हैं या फिर हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल 2, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी उपर्युक्त सभी। वीडियो को पॉज कीजिएगा, राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर दिया है। इतना मेरे स्टूडेंट्स पर, प्यारे विद्यार्थियों पर मुझे विश्वास है कि आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। आइए देखते हैं, नहीं भी दिया है तो देख ही लीजिएगा, मेरे साथ दीजिएगा, देखिए समझिएगा। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, पटेल जी के लेकर के इंडिकेट कर रहे हैं कि संविधान सभा में मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक तथा प्रांतीय मामलों की समितियों से संबंधित है। ये बात ठीक है, और मैंने कई बार आपको बताया है कि जब 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की समिति जब बुलाई गई थी सभा इन्होंने, तो वहाँ पर अल्पसंख्यकों, मौलिक अधिकार, प्रांतीय मामलों की बात को वहाँ पर रखने का प्रयास किया था। जो आज आप संविधान की प्रारूप की बात करते हैं, जब आप उसके बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जब आप देखोगे प्रस्तावना की बात करते हैं, प्रेम्बल की बात करते हैं, वहाँ पर ये जाकर के बात एकदम पहली वाली ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इन्होंने देशी रियासतों का भारत संघ में विलय करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये बात एकदम सत्य है। छड़ी की नीति आप पढ़ते हैं ना, छड़ी की नीति, छड़ी की नीति आप पढ़ते हो प्यारे बच्चे, छड़ी की नीति। और इसी छड़ी की नीति से यही पटेल ही थे जिन्होंने लगभग आप देखोगे 552 देशी रियासतों को, जी हाँ आप सही सुन पा रहे हैं, 552 देशी रियासतों को जो विलय करवाया वो पटेल जी थे, जिसमें 3 रही थी, हालांकि और भी थी छोटी बड़ी, लेकिन ये 3 मोस्टली थी, जिसमें जूनागढ़ रह गया था, हैदराबाद और आपका जम्मू कश्मीर। जूनागढ़ का भी हो गया था विलय, हैदराबाद का भी हो गया था, लेकिन जम्मू कश्मीर को हमने एक स्वतंत्रता दी थी, परंतु भारत की छतरी के नीचे रहा और उसको 2019 में जाकर के फाइनली वहाँ सर्वे हमने विस्तार कर दिया। तो दूसरी वाली बात भी क्या हो जाती है आपकी, ठीक हो जाती है। तीसरा है कि ये स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री रहे हैं और गृह मंत्री के रूप में भी ये रहे हैं। ठीक है, तो ये भी बात आपकी ठीक हो जाती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन था आपके पटेल जी से, तो एक और यहाँ पर क्वेश्चन बनता है। इतिहास के पन्नों में आप देखोगे ये पूछा जाता है कि लौह पुरुष किसको कहा जाता है। आपसे ये पूछा है निम्नलिखित में से किसको लौह पुरुष की उपाधि दी गई है, लौह पुरुष कहा जाता है, तो सरदार पटेल जी को कहा जाता है, पहली बात। दूसरी बात आप देखोगे गुजरात में साबरमती नदी के किनारे किसके, बताइएगा कौन सी नदी है गुजरात में, जहाँ पर सरदार पटेल जी की 182 फीट की जो ऊंची प्रतिमा बनाई गई है। ठीक है, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा थी, अब तो डॉक्टर अंबेडकर की है, उनसे लगभग उनके समथिंग ही है या फिर उनसे ऊंची है, जो कि आंध्र प्रदेश में समथिंग बनाई गई है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 20 नंबर, मतलब 20 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रता पश्चात बने अंतरिम मंत्रिमंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल थे। मतलब किसकी बात कर रहा है, जो मंत्रिमंडल बनाई गई थी स्वतंत्रता के पश्चात। स्वतंत्रता कब मिली, भारत जो स्वतंत्र हुआ, मतलब कि आज़ादी आपको मिली तो 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ। ठीक है, ये आपको ध्यान में रहना है। अब यहाँ पर आपको 6 स्टेटमेंट दिए हैं अंतरिम मंत्रिमंडल समिति। जैसे पहले में कह रहे हैं रफ़ी अहमद किदवई, दूसरे में कह रहे हैं राजकुमारी अमृत कौर, तीसरे में है जॉन मथई, चौथे में जगजीवन राम और पाँचवें में गोपाल स्वामी अयंगर और छठे में है श्री गाडगिल। कूट देकर रखे हैं केवल 1, 3 और 5, बी केवल 3, 4 और 6, सी केवल 2, 4 और 5 और डी उपयुक्त सभी। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा, क्योंकि अंतरिम मंत्रिमंडल जो पूछा गया है उसके बारे में आपसे पूछा है 1900 ये आप देखोगे 47 में ही बन गया था। इसमें आप देखोगे पहला ठीक है, दूसरा ठीक है, तीसरा ठीक है, चौथा ठीक है, पांचवा ठीक है, छठा ठीक है, मतलब कि सभी इसके अंतर्गत रखे गए थे।
क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर और भी सदस्यों में जैसे जवाहरलाल नेहरू, बलदेव सिंह, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी राजगोपालाचारी, सरदार पटेल, राजकुमार अमृत कौर और इन सब के अलावा श्याम प्रसाद मुखर्जी, गोपाल स्वामी अयंगर, श्री गाडगिल भी थे। और इन सब के अलावा जया रामदास, दौलत राम, श्री नियोगी, डॉक्टर अंबेडकर आदि इसके सदस्यों के अंतर्गत शामिल किए गए थे। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अब देखो ऐसा क्वेश्चन आपसे लगातार पूछ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने एक क्वेश्चन आपको देना शुरू कर दिया है और बड़ा, मैं कहता हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है। अगर चूँकि आप स्टूडेंट्स हिस्ट्री के स्टूडेंट्स रहे हैं तो ऐसा क्वेश्चन आप पढ़ते ही हैं और पॉलिटी के स्टूडेंट्स भी हैं। तो देखिए क्वेश्चन बड़ा अच्छे क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छे क्वेश्चनों में रखा जाता है कि आपने देखो प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन है ये बड़ा इजीली हो जाता है। मेरा सीसेट में थोड़ा सा टाइट रहा है परंतु उस पर प्रैक्टिस जारी है, वो भी हो जाएगा। कभी जीएस में मुझे कमजोरी नहीं हुई है स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट मेरे ऐसे कंठस्थ हुए, मैंने चीज़ों को बड़ा समझा और बड़े अच्छे से समझा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी एक स्वतंत्रता सेनानी या किसी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो हमारे इतिहास के पन्नों में इतिहास में एक महान व्यक्ति के रूप में रखा गया, उनके बारे में चर्चा यहाँ पर की होगी। उनकी पृष्ठभूमि के बारे में, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, उनके कार्य के बारे में, और उनका नाम आपसे पूछा है। बस ये एग्जामिनर का थॉट है कि आपको पता है कि ये जो चर्चा की जा रही है किसके बारे में है, क्या आप पहचान सकते हैं। बस आपको पहचानना होता है सर, और उसी पहचान को कैसे पहचानेंगे, आइए देखिए। ये कह रहे हैं कि संविधान का प्रारूप जैसा विरचित किया गया वह केवल देश के शासन के लिए स्वतंत्र तंत्र उपलब्ध कराता है। यह सत्ता में किसी विशेष दल को स्थापित करने की प्रयुक्ति नहीं है, जैसा कि कुछ देशों में किया गया है। सत्ता में कौन हो, इसे जनता के विचार निस्वार्थ छोड़ दिया गया, जैसा कि होना चाहिए। यदि इस तंत्र को लोकतंत्र के परीक्षण पर रखा खरा उतरना है, मतलब उसको छोड़ दो भाई ऐसे ही, अब आपको लोकतंत्र को क्योंकि चुन के लाना है तो उसकी बात को यहाँ पर रखा गया है। इट्स क्लियर है नो। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं संविधान निर्मात्री सभा के विचार विमर्श के उद्देश्यगत उपयुक्त परिच्छेद का श्रेय किसे है। अब देखो यहाँ पर एक संविधान निर्मात्री की बात की गई है। कई बच्चों ने तो इसका राइट आंसर मार दिया होगा, इससे आप भी इसका राइट आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। दीजिएगा राइट आंसर, डरिए मत, आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए में कह रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी में कह रहे हैं डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर, सी में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और डी में आचार्य जे.वी. कृपलानी। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। क्यों, कई बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन को समझ गए कि यदि इस तंत्र को लोकतंत्र के परीक्षण पर रखना खरा उतरना है तो क्या करना है, आप देखोगे विचार निश्चय पर छोड़ दिया जाना चाहिए, ठीक है, जिससे जनता के विचार, जनता चुन करके भेजेगी भाई किसको आप देखो कि सत्ता में आना है, किसको वोट देना है, कौन इसका प्रशासक और शासक के रूप में भूमिका निभाएगा। ये सारी बातें जनता के परीक्षण पर होगा, लोकतंत्र तब जीवित रहेगा। और ऐसी बातें और इतनी गंभीर विषयों को उठाने वाले एक ही व्यक्ति थे जो आप देखोगे प्रारूप समिति के सदस्य थे, अध्यक्ष थे, चेयरपर्सन थे ड्राफ्ट कमेटी के। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में ये बातें की गई हैं। जैसे कि आप वाकिफ़ हैं 29 अगस्त 1947 को ये बनी थी। आप देखोगे इस समिति के, ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर जी थे और उन्होंने ही कहा था कि भारत के संविधान के पिता और आधुनिक मनु की संज्ञा इन्हीं को दी जाती है, ठीक है। क्या कहते हैं इनको, आधुनिक मनु भी कहते हैं, आधुनिक मनु, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है 22 नंबर और 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर। ये कह रहे हैं संविधान सभा द्वारा अंगीकृत उद्देशिका, देख रहे हैं क्वेश्चन किस पे पहुँच लिया गया है, उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यह शेष सही है। तो स्टूडेंट्स आपने उद्देशिका रिवाइज की हो, आपने उद्देशिका को समझा हो, और नहीं समझा है तो डोंट वरी, चिंता मत कीजिएगा, हम हैं आपके साथ में, हम आपको बताएंगे। पहला है स्टेटमेंट, उद्देश्यों के कथन ने अपने सभी उत्तरवर्ती चरणों से संविधान के रूप निर्माण को अनुप्रमाणित किया है। दूसरा है यह केवल एक प्रस्ताव भर नहीं था
बल्कि एक घोषणा, एक दृढ़ संकल्प और एक प्रतिज्ञा थी। तीसरा, इसने हमारे संविधान का अंतर्निहित दर्शन प्रदान किया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, सी 1, 2 और 3, डी केवल 2 और 3। वीडियो को पॉज करें और राइट आंसर बताएं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। चलिए आइए एक एक करके बात करते हैं। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है, क्योंकि उद्देश्य का जो संकल्प प्रस्ताव आया वो 13 दिसंबर 1946 को, जब नेहरू जी के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसमें राष्ट्रीय आंदोलनों के प्रमुख उद्देश्यों को रखा गया। क्योंकि प्रस्तावना उद्देश्यों के संविधान के विस्तृत रूप से विवरण का एक संक्षिप्त रूप है। अगर आपके मतलब भारतीय या हमारे देश के संविधान, भारत के संविधान को अगर कोई पढ़ेगा तो सबसे पहले वो पढ़ना चाहेगा कि आपके संविधान का ऐसा मुझे चैप्टर बताओ जिसमें क्रक्स हो, निचोड़ हो, तो आप उसको सजेस्ट करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ लीजिएगा। मात्र 3-4 पन्ने हैं, ज़्यादा नहीं है। आप भारत के संविधान को मोटा माटी समझ जाएंगे कि उसके अंदर क्या क्या वर्णन किया गया है, उसका दर्शन क्या है, आप ये समझ जाओगे। भारतीय संविधान की अगर प्रस्तावना को समझ गए तो आप कोई सी भी किताब हो, कोई सी भी बुक हो, आप उसको इजीली वे में भारत के संविधान को समझने में आपकी हेल्प करेगा। बट आपको प्रस्तावना अच्छे से समझ में आ जाए, उन शब्दों का क्रक्ष, उन शब्दों का निचोड़, जो शब्द वहाँ पर वर्णित किए गए हैं, अगर स्वतंत्रता है तो कैसे, समानता है तो कैसे, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धार्मिक उपासना की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगर समानता है, न्याय की बात की गई है, जस्टिस, तो आप देखोगे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक न्याय होना चाहिए। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, सांस्कृतिक नहीं। तो इन शब्दों का क्रक्ष होना चाहिए। राजनीतिक समानता क्या होती है, मैं वहाँ पर नहीं जा रहा हूँ, मेंस में नहीं जा रहा हूँ, मैं प्रीलिम्स में रह रहा हूँ, बट आपको मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। जब फाउंडेशन कोर्स होगा तो मैं एक एक शब्द को बड़े विस्तार से आपसे क्लास से चर्चा करूँगा, जो कि मैं करता भी हूँ। आइए, तो पहला स्टेटमेंट एकदम ठीक है कि उत्तरवर्ती चरणों से संविधान के आप देखोगे रूप निर्माण की अनुप्राणित होता है। यह केवल एक प्रस्ताव भर नहीं था, बात एकदम ठीक है। कई बच्चे कहेंगे कि सर यहाँ पर तो ओनली वर्ड क्या यूज किया गया है, केवल वर्ड का। प्यारे बच्चे जरा शब्द को समझिए, स्टेटमेंट को समझिए। ये खुद कह रहे हैं, मना कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि केवल एक प्रस्ताव भर नहीं, प्रस्तावना उद्देशिका केवल एक प्रस्ताव भर नहीं, बल्कि एक घोषणा, एक दृढ़ संकल्प और एक प्रतिज्ञा थी, जिसको कहा गया था 13 दिसंबर 1946 को कि आज संविधान सभा में, ठीक है, जब अपनाया गया कि नहीं संविधान को, तो उसमें प्रस्तावना की लाइन पढ़ी गई थी सर, वो प्रस्तावना ही पढ़ी गई थी 26 जनवरी 1950 को। इसने हमारे संविधान का अंतर्निहित दर्शन है। तो आप देखोगे पहला, दूसरा, तीसरा सही है, मतलब कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि प्रस्तावना आप देखोगे एक प्रारूप के रूप में इसका निर्माण किया गया, और यह संविधान की आत्मा और इससे संविधान के दर्शन की स्पष्ट झलक आपको मिलती है। आप देखोगे के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली के रूप में भी कहा है। तो किसने कहा है ये आपको पता होना चाहिए, के.एन. मुंशी। कई बार पूछ लिया जाता है कि इसको जन्म कुंडली किसने कहा है, संप्रभु प्रजातांत्रिक राज्य गणराज्य की जन्म कुंडली किसने कहा है, तो आप देखोगे के.एन. मुंशी ने कहा। तो ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है, एक सिंगल स्टेटमेंट वाले। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, सॉलिड क्वेश्चन है। मैं कहूँगा ऐसे क्वेश्चन को आपको बिल्कुल अटैम्प्ट करना चाहिए, बढ़ चढ़ कर ऐसे क्वेश्चन में हिस्सा आवश्यक रूप से लेना चाहिए। अब मैं इसको क्यों फुल जूम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन है तो वैसे अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि कई ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, लेकिन आपको चारों ऑप्शन प्रॉपर नहीं दिख रहे हैं, तो इसलिए मैं इसको छोटा कर देता हूँ ताकि आप चारों ऑप्शंस देख करके अच्छे से क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकें, है कि नहीं। आइए देखिए, चारों ऑप्शंस दिख रहे हैं। ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं आपसे, नहीं पूछा गया है, गलत पूछ रहे हैं आपसे, नॉट करेक्ट, नॉट मैच। ऑप्शन नंबर देखो ए कह रहा है भारत शासन अधिनियम 1935, राज्यपाल, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग इत्यादि। बी में कह रहे हैं ब्रिटिश संविधान, संसदीय सरकार, विधि का शासन, विधायिक प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था इत्यादि। सी में कह रहे हैं आयरिश संविधान, निर्देशक सिद्धांत, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन और राष्ट्रपति चुनाव की विधि। डी में कह रहे हैं कनाडाई संविधान, समवर्ती सूची, व्यापार की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर बताया होगा। चलिए आइए जान लेते हैं एक एक करके। देखो पहला वाला जो ऑप्शन ए है, ये बात एकदम करेक्ट है, क्योंकि ब्रिटेन से हमने, आप देखोगे जो 1935 का एक्ट था,
उससे राज्यपाल, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग इत्यादि को रखा गया है। ब्रिटिश संविधान की बात कर लें तो वहाँ पर संसदीय विधि का शासन, ठीक है, और विधि की प्रक्रिया तो जापान से है, ध्यान रखना, लेकिन विधि का शासन यहीं से है। और विधि का जो शासन है, ठीक है, विधि का शासन, विधायिक प्रक्रिया और मंत्रिमंडल, नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप है ना, संविधान के पार्ट नंबर 2 में है, ठीक है। आर्टिकल कितने से है कमेंट्स में बताइएगा, कमेंट्स में बताइएगा आर्टिकल कब से कब तक है और कौन से पार्ट में भारतीय संविधान में सिटीजनशिप की बात की गई है, जरा बताइएगा किस एक्ट के तहत इसको रखा गया है। तीसरा भी ठीक है, आयरिश संविधान से, जिसको आयरलैंड का कहते हैं आज के समय में, वर्तमान में, वहाँ से डीपीएसपी राज्य के निर्देशक तत्व, नीति के निर्देशक तत्व रखे गए हैं। राज्यसभा में सदस्यों के नामांकन और राष्ट्रपति चुनाव की विधि एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से होता है ना। अब इसमें चौथा स्टेटमेंट गलत है, एकदम गलत है ये। क्या बोलोगे? एकदम गलत है, क्योंकि कनाडाई संविधान की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देखोगे संवर्ती सूची, व्यापार की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये गलत है सर। अगर आप देखोगे जो संवर्ती सूची और व्यापार की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जो शब्दावलियाँ हैं, ये कनाडाई से नहीं बल्कि आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से व्याख्यात है। ये कनाडा से नहीं है सर, कहाँ से है? ऑस्ट्रेलिया से इसको रखा गया है प्यारे बच्चे। तो इसलिए डी आपका गलत है और बाकी के सब ठीक हो जाते हैं। तो राइट आंसर डी होगा। आपसे सही नहीं पूछा गया था और सही हम बता रहे हैं कि इसका सही नहीं है डी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आई होप आपको विजुअल हो रहा होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है। संविधान सभा के किस सदस्य ने यह समाधान प्रस्तावित किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज समान अनुपात में केसरी, सफ़ेद और गहरे हरे रंग का क्षैतिज रंग का हो, जिसमें बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र हो? ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, बी वी.आर. अम्बेडकर, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आई होप आपने इसका राइट आंसर बताने का प्रयास किया होगा। चलिए देखिए, जानते हैं इसका राइट आंसर क्या है। किसके बारे में बात कर रहा है? भारत के तिरंगे के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। और यूपीएससी ने 2023 की परीक्षा में क्या किया था, इसके रेशियो पर क्वेश्चन पूछा था। रेशियो पे क्वेश्चन पूछा था, तो रेशियो समथिंग 3:2 का रेशियो है ना। इसके ये चौड़ाई और लंबाई की बात की गई थी। क्यों पूछा गया था याद कीजिएगा। अरियंत्र जो एक शिप है हमारा, जो स्वदेशी शिप था भारत का, तो उस पर एक फ्लैग की बात हुई थी। उसमें नेवी के फ्लैग को क्या किया था, ऐड ऑन किया गया है, जोड़ा गया है इंडियन फ्लैग से नेवी के फ्लैग। तो फ्लैग हमारा बड़ा हो गया। तो आप नेवी का फ्लैग देखेंगे ना, उसमें भारतीय फ्लैग और नेवी का फ्लैग एक जगह। अब इसमें भारतीय फ्लैग ही है, नेवी का फ्लैग भी, परंतु जो भारत का तिरंगा है, ठीक है, झंडा ऊंचा रहे हमारा, जिसमें 3 कलर हैं आपके, ठीक है। आपको एक तो मिलता है केसरी, सफ़ेद और गहरे, ठीक है, हरे रंग का। तो वो जो है आपको उसी में ऐड ऑन किया गया, तो उसके अनुपात में आपसे क्वेश्चन बना वहाँ से, ठीक है। तो ये किसकी बात की गई है? ये ऑप्शन नंबर ए है, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। क्योंकि समान अनुपात में चीज़ों को रखा गया, जहाँ पर केसरी, सफ़ेद और गहरे हरे रंग का क्षैतिज तिरंगा बना और उनके बीच में नीले आप देखोगे रंग का चित्र बना, जिसमें 24 तिलियाँ हैं। 22 जुलाई को आप देखोगे 1947 को संविधान सभा ने वर्तमान ध्वज को भारतीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था, ये ध्यान में रखना है। हालांकि इससे पहले कई ऐसे ध्वज थे। तो कब अपनाया गया था? आप देखोगे 22 जुलाई 1947, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपको क्वेश्चन विजुअल हो रहा होगा। देखिए 25 नंबर कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का अध्यक्ष था? क्या कह रहे हैं? संविधान सभा का। कई बच्चे प्रारूप समिति में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कई बच्चे संविधान सभा में। स्टूडेंट्स ज़रा समझना, 2 मैं आपको बता रहा हूँ, एक रीजनिंग वाला मेथड बता रहा हूँ, 2 मैं सर्किल बना रहा हूँ और एक ये सर्किल बना रहा हूँ, ठीक है। ये जो बड़ा वाला सर्किल आपको दिख रहा है ना, ये है सर संविधान सभा। ये है संविधान सभा।
और ये वाला जो सर्किल दिख रहा है ना छोटा वाला, यह है आपकी प्रारूप समिति, जिसको ड्राफ्ट कमीशन बोलते हैं, ड्राफ्ट कमेटी, ठीक है, प्रारूप समिति। क्लियर या नो? तो प्रारूप समिति। तो आप ये नहीं कहोगे कि सभी संविधान सभाएं ड्राफ्ट कमेटी हैं या प्रारूप समिति, नहीं, सभी प्रारूप जो समिति हैं वो संविधान सभा के ही है, ठीक है, इसका एक पार्ट है। तो ये ध्यान में रखना है। आपसे पूछा गया किसका है? संविधान सभा का अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी वल्लभ भाई पटेल। बताइएगा, संविधान सभा के अध्यक्ष के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा और बड़ा सॉलिड क्वेश्चन पूछा। कई बच्चों ने इसका आंसर दिया है। प्यारे बच्चे देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप सभी वाकिफ हैं कि जब पहली बार आप देखोगे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का उद्घाटन किया गया और उसी उद्घाटन के चलते 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर, आप देखोगे जो सचिंद्र दास सिन्हा थे, उनको अस्थायी अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया गया। परंतु 11 दिसंबर, कब को? 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी रूप से अध्यक्ष नियुक्त कर लिया गया था। इस क्लियर है नो? और एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था। कई बार उपाध्यक्ष भी पूछ लेता है, कई बार उपाध्यक्ष भी आपसे पूछ लेता है। तो कौन थे? एच.सी. मुखर्जी, ठीक है, ये उपाध्यक्ष थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर पूछा गया आपसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अगर हम बात कर ले तो प्रारूप समिति के थे, ये प्रांतीय समिति, और नेहरू जी ने तो कई ऐसे काम किए हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ये यूपीपीसीएस का फेवरेट क्वेश्चनों में आता है ऐसा क्वेश्चन, और वनडे जो एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, उनमें भी ये क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने भारत के संविधान को सीवन रहित जाल के रूप में अवधारित किया? ऑप्शन नंबर ए M.B. पयाली, बी D.D. बसु, सी ग्रेनविल ऑस्टिन और डी सुभाष कश्यप। कई तो बच्चे सुभाष कश्यप पढ़ते हैं भी हैं, ठीक है, बुक भी पढ़ते हैं सुभाष कश्यप। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है, फिर मैं आपसे बात करूँगा। आपने इसका राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में दिया होगा। देखिए सर, इसका जो राइट आंसर है, ये कह रहे हैं ना कि भारत के संविधान के सीवन रहित जाल के रूप में किसने इसको वर्णित किया था, जो अवधारित किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेनविल ऑस्टिन ने इस बात को कहा है। ग्रेनविल ऑस्टिन इस बात को कहते हैं क्योंकि भारतीय संविधान, एक अमेरिकी इतिहासकार थे ये, उन्होंने कहा कि इसको कई 3 अवधारणाएं स्पष्ट करी। ये कहते हैं कि भारतीय संविधान एकता अखंडता को संरक्षित बढ़ाने वाला एक संविधान है, पहली बात। दूसरा, इन्होंने कहा यह लोकतंत्र की भावना को प्रमाणित करता है, और तीसरा था कि सामाजिक सुधारों को प्रोत्साहन देने का काम करता है, क्योंकि ये एक मिश्रित संविधान है, ना कि एक कठोर संविधान है, ये पूर्ण विकसित नहीं विकासशील संविधान है। और ये सारी विशेषताएं सीवन रहित जाल की विशेषताओं को रेखांकित करती हैं। और ग्रेनविल ऑस्टिन ने इस बात को कहा था, ये अमेरिकी एक इतिहासकार थे, ठीक है, भारतीय संविधान के अमेरिकी इतिहासकार थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 27, ये कह रहे हैं संविधान के, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा की मदद करने वाले 2 लोक सेवक। अब ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आपसे 2 लोक सेवक पूछे गए हैं, निम्नलिखित में से कौन से थे? 2 लोक सेवक थे, कौन कौन से थे? ऑप्शन नंबर ए है V.N. राव तथा K.S. मुंशी, बी है S.N. मुखर्जी तथा अलादी कृष्ण अयंगर स्वामी, सी है V.N. राव तथा S.N. मुखर्जी, और डी है K.M. मुंशी तथा अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताएं, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है,
मैं आपको रट्टू तोता नहीं बनाऊंगा, मैं आपको एक सॉलिड कॉन्सेप्ट दूंगा जिसके चलते आप अभी और भविष्य में भी ये आप कंठस्थ हो जाए और आप इस चीज़ को याद रखें। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वी.एन. राव और एस.एन. मुखर्जी, ये दो व्यक्ति ऐसे थे जो, हालांकि कई व्यक्ति थे लेकिन उनमें दो व्यक्ति इस ऑप्शंस में ऐसे थे जो लोक सेवक थे, सिविल सर्वेंट थे, और एक आईएएस के विद्यार्थी को, विग्नर एस्पिरेंट्स को, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत बड़े एक मोटिवेशन का काम करती है। क्योंकि संविधान जो सभा थी उसमें 2 सदस्य लोक सेवक भी नियुक्त किया गया। वी.एन. राव और उसके साथ साथ वी.एन. राव खासतौर पर संवैधानिक सलाहकार बने। उन्होंने संविधान को सलाह दी कि किस डायरेक्शन में संविधान जाना चाहिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इन्होंने कई ऐसे लगभग 8 से 9 संविधानों का अध्ययन भी किया था विश्व भर के, और कानूनी सलाहकार के रूप में भी नियुक्त हुए थे। ठीक है, वी.एन. राव। दूसरे एस.एन. मुखर्जी थे जो संविधान सभा के एक तरीके से प्रारूपकार, मतलब चीफ ड्राफ्टमैन के रूप में इनको नियुक्त किया गया, और ये खासतौर पर काम कर रहे थे प्रारूप समिति में, तो उसको जज करते थे, उसको जांचते थे, एक मास्टर ब्लास्टर की भूमिका में निभा रहे थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 2 लोक सेवक वी.एन. राव और एस.एन. मुखर्जी थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए, आई होप आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखिए 15 नंबर है, सॉरी 28 नंबर है, और क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में? 15 अगस्त 1947, क्या पूछे हैं? 15 अगस्त 1947, ये एक आंख में खुशी के आंसू तो एक आंख में दुखी के आंसू, 2 डेटों को रेखांकित करता है। कौन स्टूडेंट्स बताएगा कि एक आंख में खुशी के आंसू क्यों मैं बोल रहा हूं और एक आंख में दुखी के आंसू क्यों बोल रहा हूं? कमेंट्स बताइएगा मुझे। 15 अगस्त 1947 की डेट, अगर जिस स्टूडेंट ने इतिहास के पन्नों को सही से समझा है, जिस स्टूडेंट्स ने, आप देखोगे, इन चीज़ों को सीरियसली बड़े अच्छे से कॉन्सेप्चुअली समझा, तो इसका आंसर वो दे देगा। चूँकि 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्र होने और 26 जनवरी 1950 को उसके द्वारा स्वयं को प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किए जाने के बीच की अवधि में भारत सरकार किसके उपबंधों के अधीन कार्य कर रही? ऑप्शन नंबर ए, भारत शासन अधिनियम 1935, बी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, सी, भारत अंतरिम संविधान आदेश अधिनियम 1947, और डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइएगा, वीडियो को पॉज करके राइट आंसर इसको बताने का प्रयास कीजिएगा। आई होप आपने इसका राइट आंसर और करेक्ट आंसर बताया होगा। देखिए सर, पहला स्टेटमेंट देखते हैं क्या है, पहला ऑप्शन जो है, क्योंकि 15 अगस्त, क्वेश्चन को ज़रा समझते हैं, आंसर तो आपको मिल जाएगा, ज़रा समझना है। क्योंकि 15 अगस्त 1947 को, कब को सर? 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्रता के पश्चात 26 जनवरी 1950 को हमारे यहाँ पर संविधान लागू हुआ, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन 1935 तक भारत शासन अधिनियम 1935 तक उस समय क्या करता था? भारत क्या था? अपना शासन चलाने का काम करता था। 26 नवंबर 1949 को स्वतंत्र भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया था, और संविधान की 4 अवस्थाओं, जिसमें अंतरिम संसद, नागरिकता और चुनाव, संविधान में अस्थायी प्रावधान तुरंत लागू कर दिए गए थे, और शेष 26 जनवरी 1950 में लागू हुए। चूँकि संविधान निर्माता भारत के प्रथम पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 को, आप देखोगे, स्मृति को सजाए रखना चाहते थे, और इसीलिए रखा गया था 26 जनवरी 1950। मैंने आपको पहले ही बताया, लाहौर जब अधिवेशन था तो उसकी बात मैंने आपको चीज़ें बताई थी। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1935। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, क्वेश्चन है आपका 29 क्वेश्चन। ये कह रहे हैं, इनमें से कौन भारत के संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? प्रारूप समिति पूछा है सर, क्या पूछा है? प्रारूप समिति पूछा है, और क्या पूछ रहे हैं? मेंबर, मतलब सदस्य नहीं था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, वी.आर. अम्बेडकर, बी, के.एम. मुंशी, सी, कृष्ण स्वामी अय्यर, और डी, एम.के. गांधी। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है। आई होप आपने इसका राइट आंसर बताने का प्रयास किया होगा। चलिए आइए एक एक करके बात करते हैं। देखिए सर, कौन प्रारूप समिति में शामिल नहीं था?
वही प्रारूप समिति, जरा समझते हैं इसका जो राइट आंसर है के एम मुंशी है, तो सॉरी एम के गांधी है। एम के गांधी को आप बड़े अच्छे से जानते हैं। एम के गांधी कौन थे, आप इस बात को भी जानते हैं। लाल कुर्ता एक मोमेंट्स इनका है, रेड कुर्ता इस तरीके से, ठीक है, एक मोमेंट है इनका। एम के गांधी जी के बड़े प्रिय थे और पाकिस्तान में ये आखिरकार चले गए थे जब स्वतंत्र विभाजन हुआ था भारत का, ठीक है, उस समय की बात है। तो एम के गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। परंतु थोड़ा हम जान लेते हैं जो प्रारूप समिति थी, ड्राफ्ट कमेटी क्या है। आपको बता दें स्टूडेंट्स, 29 अगस्त कब को, 29 अगस्त को आप देखोगे 1947 को, 29 अगस्त 1947 को एक ड्राफ्ट कमेटी बनाई जाती है जिसमें 7 मेंबर होते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। इसमें 6 सदस्य होते हैं अन्य और 1 होते हैं इसके अध्यक्ष, ठीक है, जिसको चेयरपर्सन कह सकते हैं। तो DR और BR जिनको कहते हैं अंबेडकर। इट्स क्लियर ये नो, ये इसके सदस्य थे। इसमें जो मेंबर थे, अगर आप 7 सदस्यों के नाम की बात करते हैं तो पहले तो डॉक्टर BR अंबेडकर, दूसरे थे N गोपाला स्वामी अयंगर, तीसरे अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर और चौथे थे डॉक्टर KS मुंशी, पांचवें सैयद मोहम्मद सादुल्ला, छठे N माधव राव। अब देखो N जो माधव राव थे इनकी हो चुकी थी सर डेथ। क्या हो चुकी थी, इनकी हो चुकी थी सर डेथ, इनकी डेथ हो गई थी। और जब डेथ हो गई थी किसकी, N माधव राव की, स्वास्थ्य के कारण, तो उनकी जगह आए थे BL मित्र, इन्होंने त्यागपत्र दे दिया गया था उसके पश्चात में, ठीक है। TT कृष्णाचारी ये 1948 तक रहे, इनके जगह पर आप, क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई थी, इनकी जगह DP खेतान आए थे, ठीक है। तो इसलिए आप देखोगे करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका 30 नंबर, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संविधान सभा की समितियां दे के रखी हैं और इधर अध्यक्ष दे के रखे हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जैसे 4 हैं यहाँ पर, ये जैसे प्रारूप समिति है, यहाँ पर कह रहे हैं प्रारूप समिति के BN राव। गजब क्वेश्चन बनाने वाले, गजब। अब मेरे बच्चे ऐसे ही बोलेंगे कि गजब सर, क्या क्वेश्चन दे रहे हो, क्या क्वेश्चन करवा रहे हो, क्योंकि आपको ये चीज़ें कंठस्थ होगी। प्रारूप समिति का पूरा इतिहास समाप्त हो गया, पूरा इतिहास आपको समझ में आ गया, पूरा कंठस्थ मैंने करवा दिया। इतने क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं क्लास के अंदर, आपको बाहर जा कर के पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं कहता हूँ ना, इसमें केवल हम MCQ ही नहीं बल्कि आपका रिवीजन करते हैं। और ध्यान रखना, जो MCQ की क्लास होगी ना, जो टीचर आपको केवल MCQ करवा रहा है, उसका आंसर बता रहा है, तो उस क्लास को मत कीजिएगा। जहाँ पर आपसे डिस्कस होती हैं चीज़ें, जहाँ से आपको क्वेश्चन का 360 डिग्री घुमाया जाता है, जहाँ से क्वेश्चन पूछता है उस क्वेश्चन को पूरा समझाया जाता है, उस क्लास को कीजिएगा। चाहे वो फिर वो एजुकेशन बायर सिविल सर्विस हो परिवार हो, चाहे वो दूसरा कोई भी प्लेटफॉर्म हो, ठीक है। लेकिन कीजिएगा स्टूडेंट्स ऐसी जगह ही जहाँ पर आपको पूरा 360 डिग्री क्वेश्चन के बारे में बताया जाए और एक्सप्लेनेशन हो। कहीं पर ऐसा मत कर लीजिएगा कि बस आंसर इसका B हो गया, इसका C हो गया, इसका D। नहीं सर, आपका डिब्बा गोल हो जाएगा प्यारे बच्चे। मैं आप ही के लिए, आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ, अपने लिए नहीं। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर जाएं, किसी भी प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे हो, किसी के भी सदस्य आप हो, कोई ही कोचिंग कर रहे हो, ठीक है, या एजुकेशन बाहर के हो, पढ़िएगा। मुझसे भी तभी पढ़िएगा अगर MCQ की क्लास है, जब मैं आपको अच्छे से सोल्व करवा रहा हूँ, अन्यथा मत देखिएगा। हाँ, वो एक ऐसे में एक क्वेश्चन लेकर के आता हूँ हमेशा से, वो रहा है शॉर्ट वीडियो वाला। उसमें अब देखो 60 सेकंड में, 1 मिनट में ये असंभव है, ठीक है। आपको लगता है कि 5-10 मिनट लग जाते हैं एक क्वेश्चन को। अब ये देखिए, आइए समय न गवा करके क्वेश्चन की बात करते हैं। संविधान सभा की समितियां क्या हैं और इसके अध्यक्ष कौन कौन से, ठीक है। पहला है प्रारूप समिति VN राव, दूसरा है मौलिक अधिकार सलाहकार समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है राज्य समिति सरदार पटेल, चौथा है संघ शक्ति समिति डॉक्टर KM मुंशी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से युग्म सुमेलित है या फिर है? ऑप्शन नंबर A केवल 1, B केवल 3, C केवल 1 और 4, D उपर्युक्त में से कोई नहीं। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं। देखिए पहला अभी बताया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रारूप समिति की बात कर लें तो कौन थे? VN राव नहीं थे, डॉक्टर अंबेडकर थे। DR और BR इनको कहते हैं, DR BR अंबेडकर, ठीक है। तो पहला गलत हो गया सर, पहला गलत हो गया। तो पहला कहाँ पर है? आप A नहीं होगा, आंसर C नहीं होगा। मौलिक अधिकार जो सलाहकार समिति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, ये भी गलत है। कौन थे सर? क्योंकि जो मौलिक अधिकार थे ये पटेल जी थे, ठीक है, पटेल जी थे, तो ये भी गलत हो गया। राज्य समिति ये कह रहे हैं सरदार पटेल, नहीं सर,
राज्य समिति की अगर हम बात कर लें तो राज्य समितियों के जो थे वो नेहरू जी थे। कौन थे? नेहरू जी थे। कौन थे प्यारे बच्चे? नेहरू जी थे। तो ये भी गलत हो गया। तो आपका आप देखो ये भी गलत हो गया। संघ शक्ति समिति की बात कर लें तो संघ शक्ति समिति के थे जवाहरलाल नेहरू थे, इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पर भी नेहरू थे, ये कह रहे हैं के एन मुंशी, नहीं सर। तो राइट आंसर पूछ रहा है क्योंकि सुमेलित आपसे पूछा है, तो इन चारों में कोई भी सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 31वां। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट है। पहला, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान संविधान लागू होने की तिथि से प्रभावी हुआ। जरा समझना अच्छे से। दूसरा है, लोकसभा के पहले चुनाव के तुरंत बाद दल बदल का प्रावधान पहली बार प्रयोग किया गया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। आई होप आपने इसका राइट आंसर वीडियो को पोस्ट करके बताया है। चलिए आइए, बताया कि नहीं बताते चलिएगा स्टूडेंट्स। बताया है, मुझे पूरा बिलीव है आप पे, विश्वास है, ठीक है, आत्मविश्वास है जो मेरे प्यारे बच्चे अभी क्लास को देख रहे हैं और बाद में इस क्लास को देखेंगे, ठीक है। देखिए पहला स्टेटमेंट को समझते हैं। ये कह रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान संविधान लागू होने की तिथि से प्रभावी हुआ। संविधान कब से लागू हुआ प्यारे बच्चे? 26 जनवरी 1950, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, संविधान जो अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को हो गया था, ठीक है। और जो चुनाव की प्रक्रिया है, इलेक्शन का जो प्रोसेस था, मैं आपको एक और हिंट्स दूंगा। ये जो इलेक्शन प्रोसेस था, ये प्रोविज़न आप देखोगे 26 नवंबर 1949 को ही शुरू में हो गया था। तो पहला वाला स्टेटमेंट इसलिए गलत है। और संविधान प्रभावी हुआ था 26 जनवरी 1950 से। और ये इलेक्शन की जो प्रोसेस है, चुनाव की जो पद्धति है, प्रक्रिया है, ये 26 नवंबर 1949 से लागू थी। तो पहला गलत है। ये कह रहे हैं लोकसभा में कि पहले चुनाव के तरफ, पहला चुनाव कब हुआ था? आप देखोगे पहला चुनाव जो हुआ था 1951 और 52 में हुआ था। पहला चुनाव कब हुआ था? 1951-52 में हुआ था। और इसके साथ साथ लोकसभा के पहले चुनाव 1951-52 में हुआ। और जबकि राजनीतिक दल बदल आप देखोगे दूसरे जाने के आधार पर जब राज्य विधानमंडल के हुआ, और उसी समय वर्ष 1985 में इसको लाया गया था। अब ये बात कर रहे हैं पहला 1950। आप मुझे बताइएगा 52वां संविधान संशोधन लाया गया 1985 में, और कहाँ 1950। अब आप कंपेयर करते रहिएगा, चीज़ें आपको दिख जाएंगी, है कि नहीं? इट्स क्लियर है नो? लगभग 35 साल बाद की बात हो रही है, ठीक है। तो इसलिए ये भी आपका क्या है? गलत है। पहली बार जो प्रयोग किया गया था तो तभी किया गया था। और वर्ष 1989 में पहली बार दल बदल विरोधी कानून का प्रयोग पूर्ण रूप से हुआ था। लाया कब गया था? 52वें संविधान संशोधन 1985। और प्रयोग कब किया गया था? ये है ना पहली बार प्रयोग। तो पहली बार प्रयोग किया गया था, आप ध्यान में रखना, 1989 में पहली बार प्रयोग किया गया था। इट्स क्लियर है नो? पूछा आपसे सही तो आप कहोगे सर कोई नहीं, मतलब कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोई भी सही सुमेलित नहीं है। और ध्यान में रखना है एंटी डिफिशन लॉ ये बहुत चर्चाओं का विषय रहा है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आगे मैं आप बताऊंगा और सारी चीज़ें, जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे वैसे वैसे मैं आपके क्वेश्चन सोल्व कराता रहूँगा। 32 नंबर है, ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। यहाँ पर दे के रखे हैं समितियाँ और यहाँ पर दे के रखे हैं अध्यक्ष। इट्स क्लियर है नो? अब देखो ए में है संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी में है मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति डॉक्टर अंबेडकर, सी में है प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, और डी में है कार्य संचालन समिति के एन मुंशी। वीडियो को पॉज कीजिएगा, राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। इससे इजी क्वेश्चन मुझे लगता है आपका होगा नहीं। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 32 मतलब 32 का आंसर मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थी, आपको कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर कर देना है। कमेंट्स बॉक्स में देखते हैं कितने बच्चों का राइट आंसर जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का, ठीक है। मैं भी इसका राइट आंसर दूंगा जब आप
मुझे आंसर देंगे। बताऊंगा इसका करेक्ट आंसर क्या है, पूरा सोल्व करवा दूँ एक शॉर्ट वीडियो में इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 मैं इसको हाईलाइट कर दिया हूँ, क्वेश्चन नंबर 32। इट्स क्लियर या नो? चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसका आंसर आप बताएंगे। ये बड़ा ही छोटा क्वेश्चन है, देखिए 33 नंबर है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ऑप्शन नंबर ए 10, बी 12, सी 13 और डी 15। बताइएगा सर कितनी थी, उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। आई होप आपने इसका राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में दिया होगा। कई बच्चों ने राइट आंसर दिया है, बिल्कुल सर आप सही बता रहे हैं, 15 थी सर। अच्छा ऐसी 3 महिलाओं का नाम बताइए, जो 15 में से 3 का नाम बताइए, कौन कौन सी महिलाएं थी कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है। और बाकी का मैं बताता हूँ। आप देखोगे कहा जाता है कि इसमें पुरुष ज़्यादा थे, लेकिन आप देखोगे कुछ ना कुछ मात्रा में ही सही महिलाएं शामिल थीं। और इसमें 15 महिलाएं शामिल थी, वैश्य मताधिकार द्वारा ये नहीं चुनी गई थी। प्रत्येक समुदाय प्रांतों से ये आई थी, महिलाओं के प्रतिनिधित्व अवसर का मिला और कुल 15 थी। इसमें 15 जो महिलाएं थी, अगर उनके नामों की मैं बात कर लूँ तो इसमें अम्मू, स्वामीनाथन, दक्षयानी, वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, दुर्गाबाई शेख मुख देशमुख, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला राय, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृत कौर, रेणुका राय, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित और एनी मस्करीनी। तो ये क्या थी, इसमें 15 वुमेन थी जो आपकी संविधान सभा में शामिल थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि वह है, ऑप्शन नंबर ए मौलिक संविधान का, बी वकीलों का स्वर्ग, सी विकासशील संविधान और डी तानाशाही संविधान। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर बताया होगा, इसके राइट आंसर के बारे में आपने चर्चा की होगी। कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। देखिए आइए जानते हैं। देखिए इसमें जो संविधान के संदर्भ में कुछ लोग कहते हैं कि संविधान क्या है, ऑप्शन नंबर बी वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है, क्योंकि इसमें पढ़े लिखे एडवोकेट बहुत ज़्यादा थे, लॉयर बहुत थे। इन्होंने आप देखोगे बैरिस्टर की डिग्री बहुत सारे व्यक्ति थे ऐसे जिनके पास थी, जो लॉ की पढ़ाई करके आए थे और उन्होंने संविधान में आप देखोगे निर्माता के रूप में काम किया। और ये शब्द जो वास्तविक रूप से बोला गया है, ये आइवर जोनिंग्स ने बोला है। किसने बोला है, लिख लीजिएगा प्यारे बच्चे, अगर आपके पास में पेपर और कॉपी हो, ठीक है, पेन और पेपर होना चाहिए। आइवर जेनिंग ने इस वर्ड को कहा था कि वकीलों का स्वर्ग है, ठीक है, इसको वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। आलोचना की थी भारतीय संविधान की। और संविधान अत्यंत आप देखोगे विविधतापूर्ण रहा है, जटिल है। कानूनी भाषा और मुहावरों को शामिल किया गया। चलते संविधान का एक जटिल दस्तावेज ये बना हुआ है, ये इनका बात कहनी थी आइवर जेगिन की। तो इन्होंने कहा है वकीलों का स्वर्ग है। कई बार ऐसे नाम देकर भी पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है, तो ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन विजुअल हो रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 35 नंबर 35। निम्नलिखित को नीचे दिए कूट की सहायता से सही काला अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब आपको डेट वाइज चीज़ों को बनाना है, ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। चलिए आइए, पहला है संविधान सभा की पहली बैठक, दूसरा है माउंटबेटन योजना, तीसरा है उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्तुत होना और चौथा है प्रारूप समिति का गठन। कूट है 3 2 1 4, बी 1 3 2 4, सी 4 1 3 2 और डी 1 2 3 4। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताएं। अब वो स्टूडेंट्स इसको स्टेटमेंट को, इस क्वेश्चन को वो ज़रूर बताएंगे जिन्होंने आप देखोगे डेट एग्जैक्ट पता होगी, जैसे कि प्रारूप समिति कब, मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कब, माउंटबेटन योजना कब, और उसके साथ साथ आपका संविधान सभा की पहली बैठक कब। आई होप आपने इसका राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में दिया है। चलिए आइए देखते हैं आपका सही है या नहीं। ये कह रहे हैं सही कालानुक्रम। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है सही, मतलब कि
बढ़ते हुए क्रम में, सबसे पहले कौन, फिर उसके बाद में, फिर उसके बाद में, फिर उसके बाद में, फिर सबसे बाद में कौन, ठीक है, ये बताना है। आइए एक एक करके बात करते हैं। यहाँ पर है संविधान सभा की पहली बैठक, बताइएगा, मैं इतनी बार से आपसे बोल रहा हूँ, कब वक्त था? बिल्कुल सही बोले, 9 दिसंबर 1946, ठीक है, 9 दिसंबर 1946, तो ये हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है सर उद्देश्य प्रस्ताव, ये था उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946। उसके बाद आता है आपका माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन जो योजना थी ये 3 जून 1947 को आई थी, ठीक है, 1947 में आई थी। और ये प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था ये 29 अगस्त 1947 को किया गया था। ये जून में आई थी और ये उसके बाद में आई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आज की क्लासेस में इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि फिर क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। तो मन लगा के पढ़ते रहिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा, इसका नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट डे मिलेगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, बाय।